शुरू कर। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट डी स्टार्ट हो गया है। कोशिश करेंगे ये लास्ट हो या फिर सेकंड लास्ट, ठीक है। अगर 1.5 घंटे में ख़त्म होता नज़र आया तो यही लास्ट कर लेंगे। अगर 2 घंटे में जाता नज़र आया तो 1 घंटे में फिर ब्रेक करके फिर 1 घंटा मिलेंगे, ताकि थोड़ा सा सांस आ जाए, ठीक है। क्योंकि फेंकना तो नहीं ना सब कुछ ऊपर। अच्छा जी, गवर्नमेंट ग्रांट को थोड़ा सा हमने ऐसे ही गपशप में रिवाइज़ किया था। उसके बाद अब ये सवाल छोटा सा अगर हम कर लेना फटाफट तो ज़रा रिवाइज हो जाएगी गवर्नमेंट ग्रांट भी। ये आपको टर्म टेस्ट 2 के अंदर दिया था। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के 30 जून 2019। 30 जून 2000, मैंने अपने सवाल में 30 जून 19 यूज़ किया है क्योंकि मुझे पता है आपके सवालों में 30 जून 19 होना है। अच्छा, और कंपैरेटिव भी शो करना है, यानी 30 जून 18 भी, ठीक है। अच्छा, अब पीएनएल बनाना है। आप ऊपर कहानी शानी सारी लिख लीजिएगा। पीएल देखा आपने, बेसिक स्ट्रक्चर के नंबर उसने रखे हुए थे। ऐसी एक्सट्रैक्ट्स मांगे तो नाम शाम पूरा लिखना है आपने। चीज़ों के नंबर होते हैं, इक्का दुक्का नंबर लूज़ नहीं करते फिर, ठीक है। पीएल प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही है। पीएल और पीएल पीएल के एक्सट्रैक्ट्स यूँ लिख लेते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स, ज़रा डिफरेंट तो हो जाए। कंपनी का नाम भी पीएल है, सुभान अल्लाह। फॉर द ईयर एंडेड, ये यहीं पे लिख देते हैं यार। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000, 30 जून 2000 हैंड आउट दिया हुआ है भाई ये हैंड आउट अलग दिया हुआ है सवाल वाला। 30 जून 2019 अभी नहीं दिया, सुबह का दिया हुआ है। बारी इसकी अब आई है, उलट चल पड़े थे ना। मैं कुछ प्लान करके आता हूँ, आप लोग कुछ का कुछ कर देते हैं। क्या करूँ आप लोगों का मैं। तो 30 जून 19 और 30 जून 18 ये कंपैरेटिव भी आ गया। फिर जनाब पीएल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बना लेते हैं। 5 मिनट का सवाल है ये, लेकिन चलो थोड़ा सा रीपेमेंट रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन जी, अच्छा जी, अच्छा, अब 30 जून 18, 30 जून 19, ठीक है। चल, अच्छा जी, यकम जुलाई 16 पे पीएल ने एक 5 मिलियन की गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की टू परचेज अ पावर प्लांट। प्लांट परचेज किया गया है 20 मिलियन का, और फर्दर 2 मिलियन उस पर लगे इंस्टॉलेशन पे। तो मतलब प्लांट कितना बन गया, 22। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई जाकर दिसंबर 31 16 में, यानी 16 को निकाल दो। 16 के एक्सट्रैक्ट्स भी नहीं बनाने, 16 को साइड पे भी कर दें, क्योंकि 16 के एंड पे अगर प्लांट तैयार हुआ है तो ओह सॉरी तो 30 जून वाला सवाल है, ये ध्यान करना ज़रा। तो 31 दिसंबर 16 पे अगर ये तैयार हुआ है तो फिर 30 जून 17 तक 6 महीने ये डेप्रीशिएट होगा। तो 30 जून 17 तक फिर चाहे ये यकम जुलाई 16 को ग्रांट आ गई है, ये भी 6 महीने ही एमोटाइज होगी, ठीक है। सही है। अब ये तो हमने बनाना नहीं 30 जून 17, हमें चाहिए 30 जून 18 और 30 जून 19, ठीक है। आगे वो कहता है प्लांट की लाइफ 10 साल है और डेप्रिशिएट करना है इसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, और एक टर्म ये है कि 50% जॉब्स लोकल्स को देनी है, साहिवाल वालों को, और एटलीस्ट 4 साल के लिए देनी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ट्रिगर होगी रीपेमेंट, लेकिन उसका स्लाइडिंग स्केल होगा। यानी 30 जून 17 पे अगर वायलेट हो गई तो सारे के सारे पैसे पहले साल के एंड पे देख लेंगे। वो पहले साल के एंड पे अगर आपकी ये कंडीशन नहीं मीट होगी तो सारे पैसे वापस। 1 साल गुजर गया, अगले साल में उन्होंने देखा तो फिर 95% वापस, फिर 90%, फिर 40%, और 4 साल पूरे हो गए तो फिर नहीं वापस लेंगे, ठीक है। लेकिन ये रीपेमेंट की ट्रिगरिंग है। ग्रांट का इनकम बनना इस हिसाब से नहीं होना कि पहले साल कोई इनकम ना बनाए, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 10%, चौथे साल, ऐसे नहीं करना। बल्कि ग्रांट एसिड से रिलेट करती है, तो एसिड डेप्रिशिएट जिस हिसाब से 10 साल पे होगा, ग्रांट उस हिसाब से इनकम में जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास इनिशियली कहता है 50% वर्कर्स वर हायर्ड, लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजंस कंडीशन 2019 में ब्रीच हो गई। तो 30 जून 17, 30 जून 18, हमारा 1 साल भी बीच में आ गया। इसमें मामला गड़बड़ नहीं था, 19 में हुआ है। तो पहले तो
30 जून 17 और 18 तक अगर हम देखें तो क्या आएगा जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आना है और ग्रांट इनकम आनी है। ठीक है, अब यहीं पे वर्किंग में शो करने की कोशिश करता हूँ अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। 2000 देखो पहले 18 लिख दूँ, कोई मसला तो नहीं है तरतीब में? ठीक है, चलो अब डेप्रीसिएशन एसिड की होनी है। एसिड कितना है जी, 20 का 22 का, एक बार लिख दो 20 जमा 2 ताकि उसको पता लग जाए 22 हो गया। ठीक है, तो 20 जमा 2 22। कोई रेजिडुअल वैल्यू वगैरह तो नहीं गिवन इसकी, अगर होती तो वो भी माइनस कर देते। डिवाइड किया 8 से, ये 31 दिसंबर 16 पर, असल में ये देखें ना कहानी, हमारा इस वक्त हमारा जो साल है वो ये है 19, 10 है तो 10 कर लेते हैं यार। ये 2019 में हम खड़े, मतलब ये हमारा साल 2019 है और 2018 साल गुजर गया है, 30 जून है, 30 जून है, ये ज़हन में रखना है, ये 30 जून वाला साल है। तो 30 जून पे हर साल ईयर एंड हो रहा है और ये एसिड आया था या इंस्टॉल हो गया था 31 दिसंबर 17 पे, ऐसा ही है, 31 दिसंबर 17 पे रेडी हो गया ना, 16 पे, 31 दिसंबर 16 पे रेडी हो गया था, तो 31 दिसंबर 16 पे रेडी हुआ था। ओहो, तो ये तो फिर यकम जून, अगर मैं ये कहूँ 2017 है तो ये यकम जुलाई 2017 से भी पहले का, ये यहाँ पे कहीं पे 31 दिसंबर 2016 पे वो कह रहा है ये एसिड तैयार हो गया। अब यहाँ से अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ तो ये जनाबे वाला, शुक्र है स्ट्रेट लाइन था, 6 महीने 16 में डेप्सिट हुआ, पूरा साल 17 में, पूरा साल 18 में और पूरा साल 19 में। अल्लाह करे ग्रांट अलग रखते हों। लिखा हुआ है डेफर्ड ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम एंड पार्ट ऑफ इज ट्रांसफर टू, ये डेफर्ड ग्रांट इज रिकॉर्डेड लिखना चाहिए था, सवाल खैर अपना है ना मेरा, तो ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज, खैर बात तो समझ आ रही है। अब कहानी कुछ इस तरह से चली आ रही है। ठीक है, अब एसिड की बात करें तो एसिड की लाइफ गिवन थी 10 साल। ठीक है, तो ये 10 साल वाली डेप्रीसिएशन ही 6/12 वाला साल हमारा है नहीं। वो होता कब, जब हम 30 जून 17 भी नहीं, 30 जून 16 में होते, तो इस साल के अंदर आपकी 6 महीने की डेप्शन आती, फिर 17 में पूरा साल आती, हम 18 में पहुंच चुके हैं, तो सुभान अल्लाह, ये तो बड़ा आसान काम हो गया। ठीक है, कितना 20,000 में करो, वो बहुत ही फिर छोटी फिगर हो जाएगी, रुपीज़ इन थाउजेंड्स। ठीक है जी, तो मैंने मिलियन में लिखा हुआ है, कोई नहीं इससे परेशान ना हो, 22 मिलियन डिवाइड बाय 10, तो आंसर बस 1000 में दे दो जी, 2200। पहले 18 लिख लो यार। ठीक है, चलें आगे। उसके बाद ग्रांट इनकम की अगर बात करें तो ग्रांट इनकम ने भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही चलना है, जगह बड़ी बच सकती है यार अगर इस तरह से चलें तो। 20 + 2 ये हमने कर लिया, अब ये आ गया 22, ये 22 जो है इसको हमने डिवाइड कर दिया 10 से और दोनों के लिए यही वर्किंग बन गई। ऐसे ही ग्रांट इनकम है, ग्रांट इनकम जो है बहुत आसान सवाल है, ग्रांट इनकम जो है उसका क्या सीन है। ग्रांट इनकम 5 मिलियन की ग्रांट है, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय 10 हमने किया तो ये क्या बन गया जी, 500। 500 इस साल में तो 6/12 हुई होगी, फिर इस साल के अंदर, और फिर कितना 5, मेरा ये साल था। अभी 19 में तो गड़बड़ हो गई है ना। ठीक है, अब 19 में क्या गड़बड़ हुई है, कहता है ब्रीच हो गई कंडीशन जिस वजह से 90% ग्रांट क्या हो गई है, रीपेड हो गई है, 30 जून 19 पे आके रीपे हुई है। तो ठीक है, 30 जून 19 पे रीपे हो गई है तो 30 जून 19 पे मैं एंट्री कर लेता हूँ, 30 जून 19 पर रीपेमेंट कितनी हुई है अब ये देख लेते हैं। तो कितना कैश आया था, 5 मिलियन। ठीक है, 5 मिलियन का कितने परसेंट अब वापस करना पड़ रहा है, 30 जून 19 पर अगर ये हुआ है मामला तो 90%, तो 0.9, 4.
4500 कर लो, 4500 कैश पे किया। अब डेफर्ड ग्रांट के साथ भी तो यही करना होता है, क्योंकि ये पार्शियल रीपेमेंट है, तो जो डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस है वो मिलेगा, तो फिर हम ये वर्किंग छोटी सी करनी पड़ेगी। ऐसा ही है, बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रांट, ये काम भी आ जाएगा कहीं ना कहीं। अब बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रांट निकालना है, तो हमने कहा जी मसला ही कोई नहीं, हमारे पास किस दिन हमें ये बैलेंस चाहिए, हमें ये बैलेंस चाहिए बेसिकली, देखो 30 जून के एंड पर तो क्या करें, पहले इनकम बनाएं और फिर उतारें, मेरा नहीं ख्याल, देख लें फोरफीट भी तो उसी तरह से ही आ जाना है। मेरे ख्याल से तो 30 जून 19 वाले साल के अंदर ग्रांट रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, ये रेंट पे अमोर्टाइजेशन करनी थी, ये रेंट पे तो रीपेमेंट आ गई। तो मेरे हिसाब से तो आप 30 जून 18 वाली जो अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट है उसको पकड़ लो। 30 जून 2018 तक कितनी डेफर्ड ग्रांट का कितना बैलेंस था, तो हमने कहा जी यार यहीं पे कर लेते, चलो खैर अब हेडिंग बन गई है। डेफर्ड ग्रांट हमने कहा जी 500 तो था, 5 मिलियन तो था, ठीक है। उसके बाद ये 5 डिवाइडेड बाय 10 करें तो 1 साल की इनकम आती है। अब देखना ये है कि आप कितने साल इसको अमोर्टाइज कर चुके हैं, तो 6 महीने, फिर 1 साल, फिर 2 साल, मतलब 2.5, तो इंटू 2.5 आपने किया, अनअमोर्टाइज बैलेंस आ गया कितना 37, तो 3750 ये अनअमोर्टाइज बैलेंस टोटल है। ये 3750 आपका वर्किंग में से आ गया, वर्किंग का जो भी रेफरेंस है, वर्किंग 1 कह लो, मेरे ख्याल में पहली वर्किंग ही बन रही है हमारी तो, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 आ गई। अब इसको भी क्या करना था 0.9, क्योंकि ये टोटल अनअमोर्टाइज बैलेंस है, सारे पैसे तो वापस नहीं हुए। अब बोलो क्या आता है आंसर इसका, 3375। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ फेंक दोगे आज फिर, फोरफीट एक्सपेंस कितना आता है 11 जी, कैलकुलेशन सही आ रही है 42 नहीं, आपने 6 महीने दिसंबर यकम जुलाई 16 को आई, 31 दिसंबर 16 को, ज़रा एक बार चेक कर लें, ठीक है। 31 दिसंबर 16 को एसिड तैयार हुआ, 30 जून 16 तक 6 महीने, वो एक मिनट जी 6 महीने करने हैं ना, हाँ ये तो पूरा साल नहीं, ये तो 6 महीने ये आ गए, फिर 30 जून 17 वाला साल आया पूरा साल, 30 जून 18 वाला साल आया तो पूरा साल, ठीक है। तो अगर यकम ये 30 जून 18 पर या यकम जुलाई 18 पर इसका अनअमोर्टाइज बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, कितना जी, ये दोनों तरीके से चल सकते हैं। कोई बच्चा सारी इनकम रिकॉर्ड करके एंड पे भी फोरफीट डाल सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। खैर 4500 की फिगर आपने गवर्नमेंट को रीपे करनी है, और अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस का भी 90% जो है, यानी कि 3375 आपने डेफर्ड ग्रांट को ख़त्म कर देना, ठीक है। रीपे तो 30 जून 19 पे कर रहे हैं, 1 महीना और इनकम बना लें, 1 साल और इनकम बना लें, तो बना लेते हैं इनकम। फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे 500 आएगा, लेकिन फिर नेट करना पड़ेगा। कर लो, ऐसा करना है तो ऐसा कर लो, मुझे तो कोई मसला नहीं है जी, ठीक है, ऐसे ही चलने दें, ठीक है। ले जी, अब ये बैलेंसिंग फिगर सही है जी, चलो अब आ जाओ, फोरफीट एक्सपेंस निकल आया जी हमारा पहले ही। फोरफीट एक्सपेंस कितना है 1125। ये होगा क्या वैसे, मेरे ख्याल में तो इसको बराबर होना चाहिए इस फिगर के, ज़रा चेक करो। यार रीपे 30 जून 19 पे कितना कर रहे हैं 90%, तो फिर इनकम में कितना जा चुका है 30 जून 19 पे जब रीपेमेंट आ गई है, तो दोनों बातें मैं कह रहा हूँ ना हो सकती हैं। आप देखो, आपने यहाँ पे 500 की अगर इनकम रिकॉर्ड कर ली, देखना ज़रा, ये 500 की इनकम रिकॉर्ड कर, इसको इनकम को ऐसे क्यों किया हुआ हमने, 500 की इनकम अगर रिकॉर्ड कर ली तो यहाँ पर कितना बच जाएगा फिर 3250। बोलो, ये 3250 का जब 90% इधर रखोगे तो यहाँ पर फिर फिगर बढ़ जाएगी फोरफीट एक्सपेंस की, कि नहीं बढ़ेगी। तो भाई पीएनएल में तो 30 जून, कोई दोनों सही हैं, कोई मसला नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ
लेकिन तुक नहीं बनती है ना। अगर आपको वो कह रहा है कि हमें ड्यूरिंग इन दिस कंडीशन वाज ब्रीच्ड इन 2019 और 90% ग्रांट वाज रीपेड ऑन 30 जून 19। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूँ। अगर मैं 3 करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मैं फिर मिटाता हूँ दोबारा। यहाँ पे क्या आएगा, कितना आता है 3250। देखो जरा, एक साल बढ़ गया, 500 बढ़ेगा ना। yes, 3250 नजर आ रहा था, एक 500 घटाना था। जल्दी कर ले सर जी। 3250, 3250 का 90% लो, 29 और इसको 500 बढ़ाओ, 500 ही बढ़ना है। 1625 आ गया। अब आपने इधर 500 इनकम रिकॉर्ड की और यहाँ पे 1625 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, फर्क क्या पड़ा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ईयर एंड पे इनकम की अमोर्टाइजेशन करनी थी ना हमने, तो जब अमोर्टाइजेशन का वक्त आया, ईयर एंड पे ही करते हैं, तो उस वक्त हमें रीपेमेंट करनी पड़ गई। तो फिर क्यों इनकम बनाए जब बाद में रिवर्स भी करनी है? फोरफिट एक्सपेंस असल में होता क्या है, यही तो बता रहा था, अभी बताने ही लगा था कि आपने बताने नहीं दिया कि 2.5, इसको करो जरा, आंसर क्या आता है? ये 1125 आना चाहिए। चेक करो जरा, 5 और 10 इंटू 2.5 क्या आता है? मजा है, उसका 90% कर लेना, फिर उसका 90% करोगे तो फोरफिट एक्सपेंस तो वही बनना है, ठीक है, जो आंसर आता है। तो फर्क नहीं पड़ता है, मैंने बताया दोनों से फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये रेंट पे अमोर्टाइजेशन नहीं करता, ठीक है। अब 2.5 से मल्टीप्लाई किया, 3250 अनअमोर्टाइज बैलेंस है, डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस है। इस बैलेंस को 90% करके खत्म कर दो। अब ये नहीं रहा, ये अब नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, फोरफिट एक्सपेंस आ गया आपका, कितना था जी? ये सही वाला बताओ, ये डिफरेंट है। ये क्या आया था? ये बेटा कैसे हो सकता है 3200? ये 3250 नहीं है, ये आंसर डिफरेंट था। बेटा मेरी बात सुने, ये गलत है, ये भाई वाला चेंज कर दिया था। अच्छा, अब इसका आंसर क्या है? तू चेंज करा ला मुंडिया, रोड़ा पै गए थे। अब 3750 का 90% किया हमने, 3375 को आपने राइट ऑफ कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया, क्योंकि अब ये इस काबिल नहीं रहा। 33 ये अब इस काबिल नहीं रहा कि कभी भी इनकम बन सकेगा, कहानी खत्म इसकी। डेबिट करके राइट ऑफ कर दिया, इसको डेबिट करके समझो कैश क्रेडिट हुआ है, और कुछ कैश उससे ऊपर भी क्रेडिट हुआ है। वो क्या हुआ है, पिछले साल में जो इनकम्स बन गई थी इसकी मद में, वो भी रिवर्स की थी, ऑटोमेटिकली हो जाया करती थी, ठीक है। चेक करना अब आपका काम है, मुझे बस आंसर बताओ। ये 1125 ही हमने निकाला था, 1125, ठीक है। ये मैं कहता हूँ जी वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दे दो, अगर यहाँ एंट्रीज नहीं करनी तो ये मेरी वर्किंग 1 हो जाएगी, ठीक है, और ये वर्किंग नंबर 2 कह लो, ठीक है, या 1.1 भी कह सकते हो, 1.1 कह लो। एंट्री से ज़रा समझ आ रहा है आपको, ठीक है। चलो, डायरेक्ट भी कर सकता है कोई बच्चा, ब्रैकेट में करना चाहे तो। वो ब्रैकेट वाला बच्चा क्या करेगा, वो ये 3750 की एडजस्टमेंट करेगा अपनी बैलेंस शीट के अंदर ही। खैर एनीवेज अगर अब इनकम की बात करें तो अगला मसला क्या है, जो बचा हुआ बैलेंस है, अमोर्टाइजेशन 1.2, अमोर्टाइजेशन ऑफ रिमेनिंग डेफर्ड ग्रांट, रिमेनिंग डेफर्ड ग्रांट। ये रिमेनिंग की हम अमोर्टाइजेशन अब करेंगे ना, बच भी तो गई है। ये किस दिन कर रहे हैं जी? 30 जून 18 पर, ये 30 जून 19 पर, ठीक है। तो 30 जून 19 पर मैं ये इसी के नीचे एंट्री कर दूं, या सही है इधर ही ठीक है। अब इधर देखो, अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा है 30 जून 19 पर? मेरे पास बैलेंस कितना बचा है? अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस था कितना? 3750। कितना उसमें से राइट ऑफ करके ख़त्म कर दिया? तो इसका मतलब 30 जून 19 पर मैंने जो डेफर्ड ग्रांट डेबिट करके ग्रांट इनकम क्रेडिट करनी है, वो बची ही बड़ी कम है, ठीक है। वो कितनी बची है, इसको देखो यहाँ पर कि 3750 को माइनस, इसमें माइनस कर दिया 3300, कितना बचा है हमारे पास? ये 375 को डिवाइड करेंगे ना 10 से तो गलत है, क्योंकि आपको क्या कहा था, इसको लाइक एस्टीमेट चेंज लेना होता है। अब 19 में एस्टीमेट चेंज हो गया, तो फिर आपने क्या गुजारना है, क्या गुजारा है अभी तक? आपने 2.5 साल ही गुजारे हैं जो यहाँ पर लिए, ये तो ये भी देख लो हमने सही कर लिया इस हिसाब से। ये साल के शुरू पे ही एस्टीमेट चेंज को ले जाना, जब एंड पता लग गया रीपेमेंट हो रही है, तो बेतुकी बात बनती है कि 500 की इनकम बुक करें
और फिर उसको फ़ौरन फोर फीट करें। हम इनकम ही उतनी बुक करेंगे जितनी पता लग गया इस वक्त के गड़बड़ हो चुकी है। इनकम हम साल के पहले दिन तो नहीं बुक करते, इनकम को साल के एंड पे बुक करनी थी, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर भी यही है। एनीवेज 8 पॉइंट कितना 11 थे, 10 साल थे तो 10 9 8 7.5 50 आ गया। ये 50 रुपीज़ की एंट्री कर दोगे आप। मैंने एंट्रीज कर दी, ये वर्किंग भी कर सकते थे। डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, यानी यहाँ पर क्या आ गया 50, ठीक है। अब इसके लिए फिर आपने वर्किंग नंबर 1 पॉइंट केडी, पता नहीं 1 पॉइंट क्यों किया मैंने, 2 कर दूँ, वर्किंग 2 कर देंगे, ठीक है। वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस देंगे। ये बात समझ आई? मैं अभी बैलेंस शीट पे नहीं गया, 4 फीट एक्सपेंस कोई नहीं था, ठीक है जी। तो ये आपका जी P&L है। चलें जी, अब आगे बढ़ते। नेक्स्ट है जी कि बैलेंस शीट में इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करें। तो बैलेंस शीट में 2 चीज़ें आनी है। एक है नॉन करंट एसेट में आपका प्लांट, दिस विल बी वेरी सिंपल, प्लांट ही है ना, क्या एसेट का नाम था, जोवीसी। चलो मैं पीपीई लिखने लगा था अभी, जोवीसी फिर मैंने कहा, लेकिन आपने कहा ठहरे 22 मिलियन माइनस 2.2। अच्छा ऐसे करते हैं, ज़रा आसान कर लेते हैं चीज़ों को। 18 के लिए पहले बताओ 2.2 कितनी दफ़ा आना है, 30 जून 18 तक कितनी डेप्शन करनी है, 30 जून 18 तक 2.5 साल अभी तो करके दिखाया है, 19 के अलावा 30 जून 18 तक तो कितने साल। तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा। तो ये 22 में से ये माइनस कर, ये समझ आ रहा है ये क्या है 1 मिनट यार, 1 मिनट 2200 का प्लांट है, नहीं 22,000 का प्लांट है, ये 22 मिलियन का ये मतलब है, ठीक है। अच्छा उसके बाद माइनस करना है आपने, माइनस करना है 22,000 डिवाइड बाय 10 यानी 2.2। ये ऊपर निकला हुआ था, मैंने डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर ली, मुझे माफ़ कर दें। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन अगर 2.2 है यानी 2200 और 2.5 साल की डेप्शन निकालनी है तो टोटल क्या आता है, 16500, ठीक है 16500, ठीक है। नेक्स्ट अगले साल आए तो इसी के आगे मैं लिख रहा हूँ -2.5 एक और, ये अलग करना है तो अलग कर लो, अलग करना है तो उसके अंदर फिर क्या कर लोगे, मैं तो कहता हूँ आसानी कर लो, 16,500 को पकड़ लो, 16,500 को पकड़कर आप उसमें से 2.2 अब मज़ीद माइनस कर, 2200 लिखना पड़ेगा, 16.5 लिखो, वर्किंग में जगह तंग है, माजरत, मिलियन में वर्किंग, परेशान तो नहीं हो रहे इससे, 2.2 हो रहे हो तो घर पे दूसरे तरीके से कर लेना जी, 14300, ठीक है। कोई मसला। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में ग्रांट है जो कि डेफर्ड ग्रांट है, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, सहूलत आई कैप देता है तो ले लो। अब डेफर्ड ग्रांट 30 जून 18 पे ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ 3750 रुपये, ठीक है। तो 3750, डेट तो सही देख ली ना, अगर यही डेट आपकी 1 साल भी आगे आ जाए तो सारी फिगर्स बदल जाएंगी, ठीक है ना, ध्यान से देख ली थी ना डेट्स, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा 3750 डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस था, और खैर से 3750 को होए बड़ी चोट लगी, ये मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे आपको 19 के लिए 3.75 पिछले साल के एंड पे पड़ा था ये, इसको पहली हिट लगी, ये जो आपने 3.375 की हिट लगाई, फिर एंड पे नॉर्मल वाली हिट भी लगी, इसको ये कितना बनेगा 1000 में, 0.05, ठीक है, माजरत जगह तंग होने की वजह से ऐसे ही है जी। आप 1000 में आंसर दो, 320। अब देखो ना, अगर रिमेनिंग बैलेंस 3750 माइनस 3375 कितना बचता है, 375, इसमें से मजीद 50 निकल जाए तो कितना बचता है, तो वही बचा हुआ है ऊपर 325, ठीक है। लेकिन ज़रा बस वर्किंग के शक्ल में कर लिया, ठीक है। ये लो जी, ज़रा मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने कर दिया, ज़रा थोड़ा ट्रिकी था तो। अच्छा देखो मिड ईयर में भी आ जाए ना तो आप मिड ईयर में इसको कर देना,
फिर क्या करोगे आप भाई की तरह से जो कह रहे थे 30 जून पर खड़े होकर एक बार इनकम बुक करना, ठीक है, उसके बाद फिर उसको ईयर एंड पे जाकर रिवर्स कर देना, या जो मर्जी कर लो, ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है। परेशान इससे ना हुआ करो। अगर इसकी बात भी मान ले तो कोई मसला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेट में क्या असर पड़ता। तो मुझे ये अच्छा लग रहा था कि जब मुझे पता लग गया कि यार इनकम इतनी नहीं बननी चाहिए तो वापस हो रहे हैं, तो फिर कर लो ना। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद आपका ये सवाल है, इसका सलूशन मैंने यहीं डाल दिया है, ठीक है। इस सवाल के अंदर, इस सवाल का कोई आपके सामने लेवल नहीं है सिवाय इसके कि 1 जनवरी 13 के बैलेंसेस गिवन थे, जबकि चेंज इन इक्विटी हमने बनानी थी 31 दिसंबर 13 की, जिसमें इंक्लूडिंग कंपैरेटिव भी था। बस ये कैच था, वरना इस सवाल की औकात ही कोई नहीं। मैं अभी एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ, आप एडजस्टमेंट लेफ्ट हैंड से सारी करें। ये काम भी 1-2 बार मैंने किया था आपके साथ। ओपनिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग का मिसिंग, याद आ रहा हो, लेजर बना लिया था। असल में हमें SOCI बनानी है, यूं हम लिखते होते थे ना, 31 दिसंबर, बोलो 31 दिसंबर 13। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने भी सवाल नहीं पढ़ा, कोई गलती हो सकता है 13 और 12 से भी पीछे चली जाए, इसलिए मैं तो 2 लाइनें, मैं सचमुच अभी नहीं पढ़ा इस तरह से, तो मैंने 2 लाइनें छोड़ दी, जैसे मैं आपको कहता हूँ 2 लाइनें खाली छोड़कर ओपनिंग लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्लोजिंग और फिर क्लोजिंग, ठीक है। अब 31 दिसंबर 13 हमने यहां लिख देना है, 31 दिसंबर 12 इधर आ जाना है, और यहां पर आना है 1 जनवरी 12, जो कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन सवाल में डेटा मुझे गिवन है 1 जनवरी 13 का, मेरे पास ये बैलेंसेस इस दिन के गिवन है। मैं कभी भी, कौन कौन से बैलेंसेस हैं जी वैसे, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, कोई प्रीमियम पे शेयर इशू हुए भी तो आप बाद में आ जाएंगे यार, सवाल तो आप नहीं करना है, मैं तो सिर्फ ये 2 का बता रहा हूँ आपको। मैं क्यों नहीं इस बैलेंस को यहाँ लिख सकता, क्योंकि इस दिन का है ही नहीं। अच्छा, ये तो मैं लिखता ही नहीं होता था, क्योंकि अगर सवाल में IAS 8 अप्लाई हो रहा हो तो फिर पीछे वाला साल सही होगा, बल्कि उसको ओपनिंग भी सही हो सकता है, वो रीस्टेट, ओपनिंग रीस्टेट हो सकता है फॉर द ईयर 12, प्रॉफिट रीस्टेट हो सकता है, तो फिर ये तो रीस्टेटेड फिगर लेते होते हैं। ये कभी भी हम सवाल में से नहीं उठाते थे, हम IAS 8 के सवालों में हमेशा ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता था, डे 1 से बताना शुरू किया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से, और फिर मार्वलस वाले सवाल में जाके यही मिसिंग था। तो लेकिन रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग था, बैलेंस कैपिटल शायद दिया हुआ था उसने, तो रिटेन्ड अर्निंग लेजर से बनाया था, तो वही सिखाया हुआ था, अब वही अप्लाई करना आ गया, ठीक है। तो मामला कुछ ऐसे है कि मुझे इस दिन पर खड़े होकर इस सवाल को पहले पीछे करना है, मामला ये है, जगह बनानी है और फिर आपको समझानी है ये बात दोबारा। अब मामला तो ये है, मुझे चाहिए 1 जनवरी 12 का ओपनिंग बैलेंस, और मेरे पास 1 जनवरी 12 का नहीं, लेकिन 31 दिसंबर 12 का जरूर मौजूद है, जो 1 जनवरी 13 को ओपनिंग बना हुआ है, ठीक है। अब मैं यहां पे कर लेता हूं अपने अल्लाह का नाम लेकर शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग को ओपन, ठीक है। तो शेयर कैपिटल 1 जनवरी 12 नहीं पता ना, कोई बात नहीं, 31 दिसंबर 12 तो पता है, ठीक है। 31 दिसंबर 12 ही तो है जो 1 जनवरी 13 पे ओपनिंग बना हुआ है 116, ठीक है। मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स का 1 जनवरी 12 का बैलेंस नहीं पता, मुझे चाहिए, कोई बात नहीं, ये तो पहले किया हुआ था। 31 दिसंबर 12 का तो क्लोजिंग पता है 58। अब सवाल में से हमने सिर्फ ये देखना है कि इस साल के दौरान कोई ऐसी मूवमेंट नहीं हुई कि जो कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग को, भाई रिटेन्ड अर्निंग में तो एक चीज आनी ही आनी है, पैट। पैट कौन से साल का, 12 वाले साल, ऐसा ही है। और ये कौन से वाला होगा, सही वाला जो आप करेक्ट कर लें, या गलत वाला जो अकाउंटेंट वाला, गलत वाला अहमद, गलत वाला, ये अकाउंटेंट वाला अकाउंट है, हमें मिसिंग फिगर निकालनी है, फिर सवाल में अपनी तरतीब पे चलेंगे। ये ओपनिंग बस उठाने हैं, ये लेजर उठा के डस्टबिन में फेंकेंगे, अपनी ओपनिंग से चलेंगे, सही प्रॉफिट से सही रिटेन अर्निंग निकालेंगे। इस वक्त सवाल में मिसिंग फिगर तो सवाल का डेटा से ही निकलेगी ना, रिवर्स वर्किंग करके। तो ये एक कैच था इस सवाल में, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है इस दफा भी आ सकता है। अभी तक वैसे इस तरह से किया नहीं आए कि अपने शरारतन, तो आपके साथ ये शरारत हो जाए इससे पहले मैंने शरारत कर दी, ठीक है। अच्छा, अब जी हाँ, क्वेश्चन बैंक में बहरहाल ये सवाल हैं, ऑलरेडी आपने देख लिया है, तो ये काम कर सकता है वो, इसमें कोई ऐसी बल्कि IAS 8 में नहीं किया उसने। अब ये भी तो रिसेंट टाइम का सवाल ये किया है 2 दिन पहले, वो कौन सा EPS का सवाल था या
कोई एक सवाल नहीं, अभी अभी किया कुछ दिन पहले, जिसमें वो ईपीएस का सवाल था गालिबन, नहीं रेशियोज का सवाल है और उसमें ईपीएस निकालनी थी और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, शेयर कैपिटल का ओपनिंग पता ही नहीं था आपको, शेयर्स 15 भाई को फिगर भी याद, मुझे भी याद करा दी, तो ये कर लिया आई कैब ने थोड़ा सा, ईपीएस में कर लिया, तो इधर भी तो वही शेयर्स ही आने बिल्कुल हो सकता है। तो बहरहाल एहतियातन ये छेड़खानियां आपसे चलती रहती हैं। ये पिछले से पिछले गालिबन मॉक में किसी वक्त ये सवाल दिया था हमने, ये उस वक्त का सवाल है, तो मैंने कहा बस क्या मॉक के लिए नया कुछ मौत तैयार करेंगे मुआद, ठीक है, तो ये फिर आपने कर लिया इधर। अच्छा सुनो, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 1347 है, हमें जो चाहिए गलत वाला जो सही करेंगे इंशाल्लाह, फिलहाल गलत वाला वो कितना, ये भी मिल गया मुझे, ठीक है। उसके बाद डेप्शन एक्सपेंस 13 का है, जिसमें इंक्लूडेड है इंक्रीमेंटल डेप्शन, इंक्लूडेड ही होता है भाई, डेप्शन एक्सपेंस में ये इंक्लूडेड ही होता है, पीएनएल में ये हिट पड़ता है, लेकिन चेन इक्विटी बनाते हुए इस 6.5 को आप सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, ये कोई इसमें कोई साइंस नहीं थी, ठीक है। और वो कहते हैं इस साल सरप्लस अरोज भी हुआ है, कोई बात नहीं, सीधा सीधा सवाल है। फिर यकम मई 13 पे मैनेजमेंट को पता लगा है कि इन्वेंट्रीज 18 मिलियन की जो हैं वो चोरी हो गई है, लेकिन सारा लॉस ही 13 में रिकॉर्ड कर दिया, हालांकि 13 मिलियन का 12 से रिलेट करता था और 5 मिलियन का 13 में। अब होना क्या चाहिए था, बताऊं या चलेगा काम, देख लो फिर, ये भी देख लो, होना चाहिए था, ये इस तरह से आप बनाया होगा ना आपने 12 और 13, ठीक है, तो होना क्या चाहिए था, आइए सेट फिर अप्लाई होना है, वो पिपरी वाले सवाल में भी अच्छा जरा हो जाए भाई। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेंट्री की एंट्री क्या होती है, पीएनएल डेबिट और कहाँ गया जी, अच्छा देखो, अब मिस अप्रोप्रिएट हुई है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हो गई है, चोरी हो गई है, तो इन्वेंट्री चोरी होने की एंट्री पीरियोडिक अज्यूम कर लो तो परचेजेस क्रेडिट, नहीं तो इन्वेंट्री क्रेडिट कर लो, ठीक है, लेकिन कुछ एंट्री कर तो ले। तो मसला क्या है, मसला ये है कि होना चाहिए था, ओरिजिनल में लिख रहा हूँ, अभी ये वाली एंट्रीज आपने नहीं करनी, अभी रेक्टिफाइंग कराऊंगा, होना चाहिए था कुछ पीएनएल में इधर डेबिट, पीएनएल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कर लें, परपेचुअल से कर लें, पीरियोडिक से कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बहरहाल मुझे पीएनएल से इस वक्त सरोकार है, ज़रा इन्वेंट्री क्रेडिट पीएनएल में कितना 13 है, 12 से रिलेट कर 5, टोटल कितना है, टोटल लॉस कितना है 13 में से 12 से रिलेट करता है 5, तो 5 की एंट्री 12 में होनी चाहिए थी और 8 की एंट्री 13 में, ठीक है, लेकिन ये तो है ना ओरिजिनल, होना ये चाहिए था, टोटल 18 है, तो मुझे बताओ ना, मैं यही तो पूछ रहा था, मुझे खुद देखना पड़ेगा, वही बात है, ठहर जाओ, मैं आ गया हूँ, 18 का टोटल है, जिसमें से पता लगा है सारा उन्होंने 18 में कर दिया, तो गलत है, फिलहाल मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल होना क्या चाहिए था, 13 जो है वो 12 से रिलेट करता है और नहीं, हाँ 5 13 से, ठीक है, अब 13 की एंट्री इधर होनी चाहिए थी असूलन तो ओरिजिनल, और 5 की इधर, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, व्हाट हैज़ बीन डन बाय अकाउंटेंट, व्हाट इज़ रॉन्ग, उन्होंने इधर कुछ नहीं किया, उन्हें पता लगा, उन्होंने फटाफट एंट्री कर ली 18 की यहाँ। अब रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करना है भाई, जो होना था वो नहीं हुआ, इसको इधर करो, कितने से 13 से, और यहाँ पे जो हुआ है वो 5 से होना था, मतलब इसको देखो 5 से होना था, ज़्यादा हो गया, कितने से ज़्यादा हो गया, अब टोटल जो 18 हुआ पड़ा है उन्होंने किया है, अगर आप 13 कम कर दे तो यहाँ वाला 5 वहीं पड़ा रह जाएगा ना, तो आप रेक्टिफाइंग एंट्री ही करो, ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज ही करनी है, तो आप इन्वेंट्री डेबिट या पीएनएल क्रेडिट कर दो, कितने से 13 से। अब ये इम्पैक्ट आपका प्रॉफिट पे हिट करना था, प्रॉफिट कम और इधर प्रॉफिट ज़्यादा, क्योंकि पहले ही आप 18 से प्रॉफिट कम कर चुके हैं, जब 13 से बढ़ाएंगे तो 5 का असर रह जाएगा। अच्छा, लेकिन मैं जिस चीज़ पे जाना चाह रहा था वो आ जाए ना अब, क्योंकि ये तो मुख्तलिफ सवाल हैं, आते रहते हैं, करते रहते हैं आप। सब्सिक्वेंट टू प्रेपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फिर मसला आ गया, फिर एरर पकड़ा गया है, पता लगा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 वाली में फिर मसला है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन असेंबली प्लांट की गलती से 21.8 मिलियन ले ली हमने इंस्टेड ऑफ 12.8 मिलियन, वर्किंग हुई है बड़ी तफसील से। असल मसला क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब यकम जनवरी 11 पे एसेट आया था 80 का,
तो 11 की डेप्रीसिएशन गलत नहीं है, वो कह रहा है कि हमने गलती से 12 की डेप्रीसिएशन 12.8 की बजाय 21 ले ली। बड़ी सिंपल सी वर्किंग है, यहाँ पे मैंने की हुई है, ठीक है। ये किधर गया, ये देखो, यानी ये तो ठीक चला था, 12 वाले साल की डेप्रीसिएशन होनी चाहिए थी 12, लेकिन गलती से वो कर गया। अब ये होनी चाहिए थी 12, कुछ कैसे मुझे पता लगी, मैंने 64 पे 20% लगा के देख लिया, ये ऐसे, ये होना चाहिए था पर ये हो गया, ठीक है। उसकी वजह से फिर क्या हुआ है, बुक वैल्यू बदल गई, बुक वैल्यू बदल गई तो 13 की डेप्शन भी रॉन्ग आ गई है, कुछ और होनी चाहिए थी। तो ये दोनों साल के अंदर आपने पहले साल में 12 में क्या कहना था, डेप्शन 12 की बजाय 21 हो गई, ज़्यादा चार्ज हो गई, तो इससे डिफरेंस से कम कर लोगे। और सही, अच्छा सवाल है ये भी, मतलब ये बार्ड का छोटा भाई था समझो, ठीक है, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। ये 2 सवाल कर लो, थोड़ा मेरी तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 13 में 10 रुपये होना चाहिए था, लेकिन पिछली बुक वैल्यू गलत होने से ये सिर्फ 8 हो पाई, नहीं हाँ 8 हो पाई। तो अब इधर क्या हो गई है, थोड़ी यहाँ पे रिवर्स करनी पड़ी, यहाँ पे बढ़ानी पड़ी, दोनों साल में ये गलती भी आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसमें भी कोई मसला ना निकला। 1 जुलाई 13 तो हमारा 13 वाला साल है और उसमें इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ गए हैं, कोई बात नहीं, ये तो आते रहते हैं। आपने यहाँ पे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लेना है, वो कोई मसला। तो ये पहले साल में कोई नहीं होगा, इधर से कहानी शुरू होगी इसकी, ठीक है। ये आपने 2-3 सालों के अंदर देखा होगा, इसमें भी कोई मसला नहीं है। राइट शेयर्स वर इशूड इन, एक मिनट 13, ओ हो, ये भी कोई मसला नहीं। असल में मुझे मसला किससे है इस वक्त, ये कौन सा साल है, 12, मुझे 12 की कोई मूवमेंट देखनी है, जो इनमें आ गई तो मुझे ओपनिंग मिल जाएगा, ना आई तो यही ओपनिंग होगा। अभी लड़ाई उसकी चल रही है। 13 वाला राइट इशू 13 में ले लोगे, राइट इशू की क्या है 12 पर शेयर पे आपने इशू किया है, 12 पर शेयर पे आपने इशू किया है, 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, ठीक है जी। तो सिंपल, कोई मसला नहीं है, 10 रुपया इसकी फेस वैल्यू है और 12 रुपए पे इशू किया तो 2 रुपए का प्रीमियम है। यहां से भी कुछ ना मिला, लगता है यहीं से कुछ मिलना, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। जो क्लोजिंग होगा इसी को इंशाल्लाह ओपनिंग लिखूंगा, सवाल खत्म, ठीक है। लेकिन हमने उसके लिए अपना पुराना काम ना भूला। मुझे 2 साल रेलेवेंट मेरे हैं 12 और 11। 12 में फाइनल 11 का चाहिए मुझे और इंटरिम 12 का, और उसके बाद 13 वाला साल है, उसमें मुझे फाइनल 12 का चाहिए और इंटरिम 13 का। आप देख लेते हैं जी। अब ये पता नहीं पर्चे में आपको किसी को समझ आई या ना आई, इसकी नंबरिंग कर लें ताकि आसानी रहे कि पहले खाने में कौन से वाले जाने हैं, दूसरे में कौन से वाले जाने हैं। तो 3-4 दूसरे खाने में आते हैं। अब ये है जी इंटरिम 11 अपनी लिस्ट में देखो कहीं है, बोलो। इंटरिम 11 इस तरह से है, हर सवाल में यूं दिया होता था, इंटरिम 11 फाइनल ऐसे, लेकिन मैंने इसमें उलट बनाया था उस दफा। थोड़ा पढ़ना तो आया ना हर तरह से, पर्चे में पहली बार ये करना पड़े, इससे बेहतर है पर्चे से पहले कर ले। इंटरिम 11 अपनी लिस्ट में देखो कहीं है, नहीं तो इसको साइड पे लगाओ। फिर अगला देखो, फाइनल 11 है ही कोई नहीं, लिस्ट में तो था, है ही कोई नहीं। फाइनल बाद में देखेंगे बोनस या कैश, फाइनल 11 कहीं है, यस फाइनल 11 है, तो इस पे लगा दो नंबर 1, यही सिखाया था। फिर दूसरे पे आ जाओ, फाइनल सॉरी हाँ सही है 12, अब ये 11 हो गया, ओके। अब 12 वैसे काम खत्म हो गया, लेकिन फिर भी तसल्ली कर लो। इंटरिम 12 लिस्ट में है, यस, लेकिन है ही कोई नहीं आगे। लिस्ट में तो था लेकिन है नहीं, आगे है वह तरतीब से, ठीक। फाइनल 12 है, यस नंबर 3, ये तो 13 में चला गया। मेरे 12 वाली फिगर अभी तक एक आ गई मेरे सामने, ठीक है। खैर चलें, अगर बोनस हुआ तो वाह वाह, और अगर बोनस ना भी हुआ तो रिटेन अर्निंग में तो हिट होना ही है ना, कैश वाला भी, रिटेन अर्निंग तो सही होंगी फिर भी। अच्छा, उसके बाद फाइनल ऑफ 12 फिर आ गया, लेकिन आगे है कुछ नहीं, ठीक है। अगला भी देख लो, 13 को देखते हैं जी। इंटरिम 13 है लिस्ट में, यस नंबर 4। फिर फाइनल 13 है जी, नहीं है, काट दो। अब ये था वो मुजरिम, ये क्या है, ये बोनस शेयर्स हैं, एज डिविडेंड हैं, तो इनकी एंट्री होनी है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब इसके लिए मुझे चाहिए क्या भाई, मुझे तो रिवर्स वर्किंग करनी पड़नी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये 116
आफ्टर 16% है, यानी ये 116। अच्छा, बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल था, 116 पे पड़ा है, ये 116 पे पड़ा है। मुझे ये चाहिए जो कि 100 था। अब आपकी मर्जी है, ये गिवन अमाउंट वाला फार्मूला भी कैसा मुबारक फार्मूला था, कहाँ कहाँ नहीं हमें काम आया मार्कअप मार्जिन में, ठीक है, सीखा था। और उसके बाद ये देखो भाई, गिवन क्या है 116, ये 116 जो है ये आफ्टर इशुएंस ऑफ 16% बोनस शेयर्स है, इसका मतलब ये 116% हो गया है। अब अगर आपने ओपनिंग निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपको बोनस शेयर्स निकालने हैं तो आप क्या निकालना पसंद करो, 16 से कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 ही आएगा, जिसकी एंट्री होगी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट या शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये जनाब बोनस डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स बोनस डिविडेंड, ये थी इसमें मार जो आपको पढ़ी होनी है उम्मीद है, ठीक है। तो ये शुक्र करो ये आज ही पढ़ ली, इसी सेशन में पढ़ ली, पेपर में जाने से पहले पढ़ ली, पेपर में नहीं पढ़ेगी, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये बोनस डिविडेंड आ गया, ठीक है जी, ओके डन। चलो अब ये निकल आएगा ओपनिंग, बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग, और बाकी सवाल तो आपके सामने, ठीक है। तो ये जनाब आपकी बस वर्किंग थी जिसको डिस्कस करना चाह रहा था। बड़ा टाइम लग गया यार, 5 तक जा ही चली जानी बात है ना, ना करते हुए भी। कौन सा, ये हैवी था ना, अब नहीं रहा हैवी, इसको कर जरूर लेना, इसको कर बार्ड और ये कर लेना ज़रा, और बाकी भी जितने लिखे हुए सारे कर लेना। असल में मैंने रिवीजन प्लान के अंदर पता नहीं अब इसको डाला या नहीं डाला, मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो देखने में टाइम लगेगा, अब टाइम नहीं है, देख लेना, अगर ना भी हो तो कर लेना, इसको भी अच्छा सवाल है, ठीक है। लेकिन ये अच्छे लेवल का था, ये मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा बेहतर था। मुझे बार्ड आसान है, अच्छा चलो अच्छा है, चलो अच्छा है, तो ये असल में मसला था इसमें, बाकी इसमें भी कोई मसला नहीं है, इसके अलावा इसमें कोई मसला नहीं है, इसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्शन थी, ये मसले के अलावा इसमें भी कोई मसला नहीं था। अब लेट से किसी ने ये ओपनिंग गलत ले लिया, उसका नंबर इसका शायद उसने नंबर ज़्यादा रखे हों, इसके ओपनिंग के 1.5 2 3 नंबर रखे हों, तो फिर 1.5 2 3 नंबर गए, उसके बाद आगे बेशक वो यूज़ होकर नया क्लोजिंग नया निकल रहा है, उसके नंबर नहीं आपके कटते, ठीक है। चले जी, पिक्चर चाहिए तो अभी तक क्या किया आपने, पिक्चर लें, ये लें, वैसे तो डिस्कशन ही थी, पिक्चर का क्या करना है। पेपरी पे आ जाएं, बल्कि IAS 40 पे आ जाएं इनफैक्ट, उसके बाद अच्छा इसमें ज़रा एक नज़र ज़रा IAS 20 पे डालते चलें। IAS 20 में IAS 20 में मैंने जो क्वेश्चन, भाई रिवीजन प्लान में ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने पूरे सेशन में ऑलरेडी बहुत काम किया है, कम नहीं किया काम, कि आप पे छोड़ा जाए इस आखिरी महीने में कि कुछ नया आपने करना है। बस जो किया है ना उसको अब अपने काबू में करने के लिए आपको सिर्फ एक ही टिप दी है कि कोशिश करनी है कोई भी टॉपिक हो एक सिटिंग में करो। ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि एक सिटिंग में सारे सवाल करने से वो पूरा टॉपिक आपके सामने आ जाता है, इससे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। कोशिश ये करनी है, बाकी कुछ नया नहीं करना, ज़रूरत नहीं है, नया करोगे फिर कोई परेशानी भी हो जाती है। इसमें पर्चे में 100 सवाल करके जो 101वां आएगा, कितने को सवाल कर लोगे। तो बस पेपर के अंदर आपने जो सीखा होता है उसी को अप्लाई करना है, फॉर्मेट बनाना है, चालू करना है काम को, जहाँ कहीं को मसला आए चलते जाना है, बस रुकना नहीं है, लेकिन पूरे ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत अहम बात है। ये नहीं कि मैंने कहा चलते जाना है तो पढ़े बगैर ही चलना शुरू कर दो, तो जो समझना है अजम्पशन 3 बार सवाल पढ़ना है, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, पूरा जोर लगाना है, ध्यान से चीज़ों को देखना है, और जब टाइम ख़त्म हो जाए और कुछ समझ ना आ रहा हो, वो वक्त है अजम्पशन लेने का और पूरा करने का, ठीक है। गलत ना को मतलब ले लवे, इसमें मैंने लिख दिए हैं पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ऊपर आते हैं तो IAS, वही उसी तरतीब में चल रहा हूँ मैं, अब जिस तरतीब में किया था। तो IAS 40 के अंदर
कुछ थ्योरी मैंने लिखी है कि पढ़ लीजिएगा, इन केस कोई मसला आता भी है तो आप जूम मीटिंग में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जूम मीटिंग में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इनफैक्ट मैं कोशिश यही कर लूँगा, मेरी बार बार नीयत बढ़ती जा रही है, आप लोगों को आधा घंटा दे दूँगा पर अलग दे दूँगा। ऑनलाइन वालों ने तो लंबी मीटिंग करनी होती है तो आप लोगों का टाइम बहुत ज़ाया होगा, 1.5-2 घंटे आप सवाल का इंतज़ार करते रह जाएँ। तो इसकी बजाय आप लोगों को अलग से मैं भेज दिया करूँगा लिंक। तो बस ये है कि आप जेन्युइन क्वेश्चंस ही लेके आइएगा, मैं ठीक ठाक होऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आप भी ठीक ठाक होंगे। गप लगाने ना आना है, सवाल करना है फटाफट और पढ़ाई पे फिर ध्यान देना है, तो कोई मसला आ जाएगा इंशाल्लाह हम कर लेंगे। फ़िलहाल पिपरी पे आएँ फिर वापस चलते हैं। पिपरी पिपरी, ये मैंने कहा था आफ्टर IAS 8 करेंगे, कितने गया? IAS 8 गुजरा लेकिन आपने किया ही नहीं। ये आपको कहा था आफ्टर IAS 8 करना है, आपने किया ही नहीं। देख लो फिर मुझे कराना पड़ रहा है। किसी एक बच्चे ने भी किया हो बताओ? कर लिया था, मैंने रोका था, एक बच्चे ने कर लिया था। शर्म करो, डूब मरो, अगर एक कर सकता है तो सारे कर सकते थे। सही भी हो गया था भाई, समझ आया था। अब उसको क्यों देख रहे हो? तुम क्यों देख रहे हो? मेरा मसला में देख, कोई पीछे ना मुड़ के देखे, पत्थर के हो जाओगे। हो गया था, हाय हाय हाय, हो गया था उससे। अच्छा सुनो भाई, ये देखो लेक्चर 55 की पेंडेंसी आके अब ख़त्म हो रही है। इतना हम नालायक लोग हैं यार, कहाँ से हम इकट्ठे हो गए हैं सारे। पिपरी कंस्ट्रक्टेड अ वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ 102 मिलियन विच वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2022। कहता है जर्नल एंट्रीज करो विद नरेशंस। नरेशन कुछ भी नहीं होता, जब जर्नल एंट्री लिख लो ना तो बस उसी को आसान अल्फाज में मुझे बताना, मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। नीचे बस एक लाइन के अंदर ही बस थोड़ा सा बता। डेफिनेशन की एंट्री की रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन, अभी रीपेमेंट की लंबी सी एंट्री थी, नीचे लिखो रिकॉर्डेड रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। क्या है नरेशन? एंट्री मुश्किल है, नरेशन क्या मुश्किल है? अच्छा, टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ PL ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 2024। और कहता है सारी रेलेवेंट कंप्यूटेशंस करो। अब 24 में एंट्रीज करनी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूँ कि 24 में करनी है। मैं IAS 8 की तरह से सवाल करता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब 102 मिलियन रुपीस की कॉस्ट पर पिपरी ने वेयर हाउस बनाया है, जो कि 30 जून 2022 पे कंप्लीट हुआ है। हमारा साल है 30 जून, ये मैंने मेरा ख्याल पढ़ा भी था। खैर, यकम जुलाई, ये निशानी यही बता रही है कि हमने पढ़ा था, लेकिन फिर तो यकम जुलाई 21 से 30 जून 22, 30 जून 23, 30 जून 24, ये हमारे रेलेवेंट ईयर्स हैं। हमारा ये एसेट यकम जनवरी, ये कंप्लीट कब हुआ है जी? 30 जून 22 पे आकर, यानी कि शुरू इस दिन काम किया है। हमें इससे क्या, वो कह रहा है कि यही कहीं पे लिखा होना है, ये मैंने क्यों डेट पे निशान लगाया हुआ है? वैसे ही कुछ तो लिखा होना, चलो खैर भाई, फिलहाल पर यही है लाइन, ठीक है। 30 जून 22 पे ये क्या हो गया है? 30 जून 22 पे ये क्या हो गया? कंप्लीट। अब जब भी शुरू हुआ था हमारी बता से, वो तो वर्क इन प्रोसेस में होता है ना, ठीक है, हो सकता है कहीं डेट लिखी हुई हो। अब आगे कहता है द वेयर हाउस हैज़ यूजफुल लाइफ ऑफ 12 साल। अपॉन कंप्लीशन 90% ऑफ वेयर हाउस वॉज रेंटेड आउट, वाइल रिमेनिंग 5% को हमने एडमिन पर्पज़ के लिए रखा। लेकिन डिज़ाइन ऐसा है जो प्रोहिबिट करता है सेल ऑफ दीज पोर्शन सेपरेटली। इसका मतलब अब हमें किसी एक तरफ ले जाना पड़ेगा। तो रूल पढ़ाया था कि जो ज़्यादा मतलब इनसिग्निफिकेंट पोर्शन आपके एडमिन यूज़ में है, 95% तो किराए पे ही है, तो फिर IAS 16 में ना रखना अहमद भाई। अलग हो नहीं सकते, अलग हो सकते तो 5 को अलग करते, 95 को अलग करते, पर डिज़ाइन ऐसा है कि अलग करना मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो PL करेक्टेड दिस एरर इमीडिएटली। आगे चला गया। आगे कहता है ऑन यकम जुलाई 23। अच्छा भला एक साल गुजर गया, एक साल बाद यकम जुलाई 23 पे इनको ख्याल आया। क्या ख्याल आया? PL discovered that warehouse's cost mistakenly included abnormal wastage of 6 million in March 22। अच्छा, यानी वो मैंने इसलिए लगाया हुआ था कि शायद यहाँ कहीं कंस्ट्रक्शन शुरू हुई होगी और करते करते यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, लेकिन दौराने कंस्ट्रक्शन 6 मिलियन रुपए एक चीज़ जो है वो इसकी कॉस्ट में ऐड हो गई थी, जो कि किस लिए थी? जो कि एबनॉर्मल वेस्टेज थी। और आपको पता है एबनॉर्मल वेस्टेज हमारी नाअहली की वजह से होने वाले मामलात जो होते हैं वो हम एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते।
तो अब गलती तो 2022 में भी ये रही है और हमें पता लगा 2023 में, कहता है इट वाज डिस्कवर्ड PL करेक्टेड दिस एरर इमीडिएटली एंड ऑल्सो चेंज द वेयर हाउस सब्सिक्वेंट मेजरमेंट टू, पहले तो उसने इस गलती को सही करना है। अब ये 24 में गलती सही हो रही है, 24 वाला साल ही बोलूंगा ना, जो यकम जुलाई 23 को शुरू होके 30 जून 24 पे खत्म हो रहा है, 24 वाला साल ही बोलूंगा ना। तो 24 में गलती भी सही की है और अब सब्सिक्वेंटली उसने इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे रख लिया है। हद हो गई यार, यानी यकम सब्सिक्वेंटली कहता है फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना है, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल पे तो रख लिया, अब फेयर वैल्यू मॉडल पे उठा के तो ईयर एंड पे लेके जाना होता है ना। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जब ईयर एंड पे आना था, उससे पहले ही इनको नया ख्याल सूझा और उन्होंने स्टार्ट कर दिया, खाली करा ली, किराएदारों को निकाल दिया और अपनी इन्वेंट्री रख ली, नया माल मंगवाया बाहर से, यानी कि PPE बन गया। अब चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल रख चुके हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो फेयर वैल्यू पे लाकर इसको ट्रांसफर कर देना है PPE में और उसके बाद PPE के अंदर रहते इसको डेप्रिशिएट करना है। वो कहता है डेप्रिसिएशन अप्लाइड यूजिंग स्ट्रेट लाइन, ऑल आइटम्स ऑफ PPE आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड ड्यूरिंग यूजिंग, यानी बाद में फिर किस PPE पे क्या लगेगा, उस वेयर हाउस पे क्या लगेगा, कॉस्ट मॉडल। ठीक है, अब मुश्किल नहीं है जी, मामला तो आसान है, क्योंकि मैंने तो आपको कहा है रिक्वायरमेंट को मिट्टी पाओ दफ़ा करो। ठीक है, आप मुझे बताओ 2023 के अंदर क्या गलती हुई थी, मैं पर रॉन्ग कर रहा हूँ। ठीक है, 2023 में बल्कि ओरिजिनल करते हैं, ओरिजिनल क्या होना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश क्रेडिट, पता नहीं कितने से, लेकिन इस कितने से के अंदर एक चीज़ जो है वो नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब एबनॉर्मल लॉस इसमें नहीं जाना चाहिए था, ऐसा ही है। लेकिन गलती क्या कर गए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वो एबनॉर्मल लॉस जो है, मुझे नहीं पता कितनी है, बताया उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बताया है? अरे सुभान अल्लाह, यानी वो कह रहा है 102 मिलियन, वेयर हाउस की कॉस्ट कितनी है, 102 मिलियन, यानी 102 मिलियन के ऊपर हमने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है और बाद में पता लग रहा है ओहो हो इसमें तो ये क्या है, 102। ठीक है, 102 ओरिजिनल होना चाहिए था, यूं कर लो, ओरिजिनल होना चाहिए था 102 नहीं, इसमें से 6 कम कितना बनता है, 96 होना चाहिए था, ये मैंने ओरिजिनल किया है। ठीक है, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, उसने 96 में 6 डाला हुआ है। मैं ये लिखूं नहीं, ऐसे ही अहमद कंफ्यूज हो जाएगा, 102 पर उसने रखा हुआ है, हालांकि 102 में 6 नहीं होना चाहिए था, तो 96 से एंट्री करनी चाहिए थी हमें, गलती से हमने क्या कर दिया। अच्छा, अब ये जो 6 है ये नॉर्मल वेस्टेज तो होता ही है ना जी। ठीक है, तो इससे तो नहीं परेशान हो रहे आप। ठीक है, एक्सपेंस में डालना था आपने। ठीक है, तो ये 6 का एक्सपेंस होना चाहिए था। ठीक है, आपने गलती से इसको 96 करके कैसे करूं, अब मैं यहीं पे एंट्री प्लस कर दूं, ये 6 मिलियन तो क्या होना चाहिए था आपका एक्सपेंस, असल तो ये होना चाहिए था, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया, उसने पूरे का पूरा 102 जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल दी, जो कि गलती है। ये मैंने आपके लिए बैकग्राउंड बनाया है। हम ये वाली एंट्रीज तो पता ही है आपको, रेक्टिफाइंग वाली करते हैं जब हम अपनी ये वाली एंट्री कर रहे होते हैं, ये जो वर्किंग बना रहे होते हैं, ये 22, 23, 24 इस तरह वाली। अब हम 24 में खड़े हैं, 23 की गलती हमें पता लग गई है 24 में, तो हम उसको सही करने लगे, लेकिन मैं फिलहाल 23 में ही खड़ा होकर इसको सही कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है, बोलो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 96 से डेबिट होना था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो 102 से डेबिट हो गया, 6 से ज़्यादा डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्या कर लो, क्रेडिट कर दो, और एक्सपेंस को 6 से डेबिट कर दो। अब नॉर्मल लॉस तो आपका P&L में एक्सपेंस के तौर पे चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद जनाब दूसरा काम क्या करना था। अब दूसरा काम ये हुआ होगा कि भाईजान ने जब 102 का एसेट रिकॉर्ड किया है तो फिर डेप्रिशिएट भी उसी को कर दिया होगा। तो हम तो करेक्टिंग एंट्री से ही डेप्रिसिएशन निकाल लिया करते थे, हम कहते थे 6 रुपया जो कम हो रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में से, डेप्रिशिएट क्यों कह रहा हूँ करेंगे यार, डेप्रिसिएशन तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे होती ही नहीं, तो उनका कॉस्ट मॉडल है, वो तो फेयर वैल्यू मॉडल पे है। फेयर वैल्यू मॉडल पे 24 में आए हैं, 23 में फेयर वैल्यू मॉडल नहीं था, बात समझिए। 24 में फेयर वैल्यू मॉडल बना है हमारा। ठीक है, इसलिए ये डेप्रिशिएट भी हुआ होगा
और यही फिगर पकड़ लेते थे। वैसे आप करना चाहो तो कर लो जी, 102 डेबिट 102 डेफिसिट हो गया था, तो जितनी डेफिसिट हुई है 96 के हिसाब से बनती तो इतनी होती। उसका आसान हल हमने क्या रखा हुआ है, हम रेक्टिफाइंग एंट्री में देखते हैं एसिड के साथ क्या हो रहा है। एसिड कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है, 6 से। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इसी 6 पे ही डेप्रिसिएशन गलत है। अब अगर एसिड कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी क्या कर लें, कम कर लें। कम करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखें, आप अक्यूमुलेट डेफिसिट लिखें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखें, आपकी मर्जी है, बात तो एक ही है, ठीक है। और सही है ना। हम इस टॉपिक के अंदर वैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है क्या करते होते हैं, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एसिड को लिख लेते हैं, लेकिन साथ ही मैंने ये भी बताया था जर्नल एंट्रीज मांग रहा है तो आप अक्यूमुलेट डेफिसिट को कर दो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन आपका जहन अभी भी उधर ही हो, हमने तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हिट करना है। अल्टीमेटली अकोमोडेशन से भी हिट हो ही रहा होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसी की ही कमी है या उसी की ज्यादती है। तो अकोमोडेशन का डेबिट होना दरअसल उसकी कमी है, जबकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एसिड का बढ़ना है, एक ही बात। अब अक्यूमुलेशन को क्या कर दिया आपने, डेबिट, और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को क्या किया आपने, क्रेडिट। कितने से, 6 डिवाइडेड बाय 1 साल की डेप्शन है, सुभान अल्लाह, पूरे साल की होनी है कि नहीं, तो बोलो कितनी बनती है, 0.5। ये रेक्टिफाइंग एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन एक मसला आ गया। सोच के बताओ, ये एंट्री सही नहीं है क्या जी? जी 2024 के अंदर खड़े होकर हम 2023 के पीएनएल को हिट नहीं कर सकते, मतलब जनरल एंट्री की हद तक। अब आपको वापस जाना पड़ेगा वो वाले नॉलेज में जिसमें मैंने आपको इसी से ही एंट्रीज करना सिखाई थी, और मैंने कहा था कि देखो हमने असल में जनरल एंट्रीज जो करनी है, हमने 23 की एंट्रीज भी 24 में खड़े होकर करनी है, जितने भी साल पीछे गुजरे हैं। तो हम यूं कहा करते थे। अब ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी असल में, ठीक है, समझिए सवाल की रिक्वायरमेंट। हमने 2023 की एंट्रीज करनी है स्टैंडिंग इन 2024, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज ऑफ 2023 स्टैंडिंग इन 2024, ये जनाब हमने एंट्रीज करनी थी। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट होना था और साथ ही डेबिट भी होना था। यूं भी कर सकते हो, बल्कि मैं तो कहूँगा तोड़कर ही एंट्री कर दो, नेट क्या करनी है, दोनों को पकड़ लो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट होना है, कितने से, 6 से, बैलेंस शीट आइटम है, एंट्री खत्म, तो दूसरा इम्पैक्ट किसको दे दो। यानी हम यूं भी कहते थे कि एक्सपेंस तो डेबिट नहीं कर सकते, किसको डेबिट करेंगे, पड़ी ही बैलेंस शीट में क्या होती है, तो बैलेंसिंग फिगर इधर डालते थे, रिटेन्ड अर्निंग्स, अगर याद हो आपको तो। कितना आ गया, एसिड ना हो तो क्या होगा मेरे दोस्त, ऐसे होता नहीं है वैसे, कोई ऐसी एंट्री बन तो जाए अगर मैं कमाल हो जाए। अकाउंटिंग इक्वेशन भी तो है ना, एक तरफ एसिड पे एंट्री पड़ेगी, दूसरी तरफ इक्विटी में पड़ेगी। बहरहाल कोशिश करना ऐसी कोई एंट्री बन जाए अगर, तो कर देना, ठीक है, हैं वही होगा। अच्छा जी, अब इसकी नरेशन क्या है, इसकी नरेशन क्या है, हम इसको क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट किया, क्यों किया जी, हम क्या कहेंगे, नरेशन क्या देंगे, हमने क्या किया जी, ये क्या चीज़ थी, एबनॉर्मल वेस्टेज रॉन्गली कैपिटलाइज को करेक्ट किया, ठीक है। तो करेक्टेड एबनॉर्मल वेस्टेज रॉन्गली कैपिटलाइज लिखना है तो लिख लो, मेरे लो तो नहीं काफ़ी है। क्यों नहीं कर सकता मैं ये वाली एंट्री, जर्नल एंट्रीज ये सिखाई थी, अभी एक और भी रहती है, दूसरी एंट्री, नंबर 1 एंट्री, नंबर 2 एंट्री, नंबर है कितने, 8 नंबर की एंट्रीज करनी है। नंबर 2 एंट्री भाई, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आपका बैलेंस शीट आइटम है, हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह लो, एक्यूमुलेशन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। और डेप्रीसिएशन को देखकर आपने कहा नहीं जी मेरी तो एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, मैंने दूसरा इम्पैक्ट किसको फेंक देना है, ये किस चैप्टर में किया है हमने, बोलो जरा जरा सामने, मैं दिखाऊं, 1 मिनट, हैं ये IS 40 का सवाल है, लेकिन IS 8 मिक्स हुआ पड़ा है इसमें, 306 नंबर सफ़े पे, पास पेपर 3 पिपरी लिमिटेड। इसमें कर क्या रहे हैं ये दिखाता हूँ आपको, चलो फिर भी एक बार दे लो यार, अब मैं मुझे भी अब मिल भी नहीं रहा, मेरी भी अब आंखों के सामने इस समय अंधेरा आने लग जाता है। अब ये निकालनी पड़ेगी, पता नहीं से टाइम में बताई होगी बच्चों को ये,
हम 3 में खड़े हैं, 3 में खड़े हैं, बहुत बुरी आई होगी, मेरा अंदाजा भी यही है, लेकिन कोई नहीं, आप उनमें नहीं होंगे इंशाल्लाह, आप पासिंग वालों में होंगे। ओके, 3 में खड़े होकर जर्नल एंट्रीज करनी है। मैंने कहा था वो जर्नल एंट्रीज सवाल की जर्नल एंट्रीज नहीं होती, सवाल में जर्नल एंट्रीज मांगी गई थी, तो ये जर्नल एंट्रीज सवाल की रिक्वायरमेंट वाली थी, वो हमारे सवाल को पैरों पे खड़ा करने के लिए थी। हमारे सवाल को पैरों पे खड़ा करने के लिए हम रिस्पेक्टिव ईयर्स की बुक्स ओपन करते हैं और उसमें जाकर एंट्रीज करते हैं। बात समझ आ रही है? तो 3 की गलती 3 में सही जाकर नहीं कर सकते हम, डोरेमोन नहीं है, मैंने कहा था टाइम मशीन में बैठे और वापस 2023 में चले जाएं। हम 24 में ही मौजूद हैं, तो 24 के अंदर हमारे पास पीएनएल नहीं होता। हाँ, बैलेंस शीट एज ऑन होती है, तो सारी चीजें पड़ी हैं, और पीएनएल का हर इफेक्ट एक चीज पड़ी है जिस पे डाल सकते हैं, वो है रिटेन्ड अर्निंग। इसीलिए तो IAS 8 की चेन इक्विटी जब बनती है तो ओपनिंग भी रिटेन्ड अर्निंग्स में हिट होता है। बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग्स रीस्टेट हो रही होती है। वो अलग बात है कि हम प्रॉफिट्स क्योंकि शो कर रहे थे तो वहां पे, पर जर्नल एंट्रीज में ये नहीं कर सकते। जर्नल एंट्री सिखाई थी ये, बैलेंस शीट पिछली सारी एंट्रीज में बैलेंस शीट आइटम पकड़ो और क्या कर दो, बैलेंस शीट फिगर कहां फेंक दो, रिटेन। एक सवाल नहीं किया था, कई किए थे। अब 16 और 15 को पकड़ा था, बैलेंस शीट आइटम्स को पकड़ा, सारे बैलेंस शीट आइटम्स को पकड़ा और उसको लिखने के बाद बैलेंसिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में। लेकिन 17 के साल की जो एंट्रीज हैं वो 17 में ही आएंगी, शुक्र करें। तो इसलिए ये गलती जो थी बस पिछले साल वाली एंट्रीज में हो सकती थी, अब वाला मसला नहीं होगा। एनीवेज वापस आए। अच्छा जी, अब ये जी हाँ, तो 24 के साल में तो गलती सही की है, लेकिन 24 के साल में गलती कैसे सही करेंगे? हम ऐसे ही सही करेंगे, एंट्रीज अगर मांग ले तो रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट कर रहे हैं, पीएनएल को तो नहीं कर सकते। 23 की गलती 23 में पता लग जाती तो 23 में सही कर आते। बेटा मार्च 22 में कंस्ट्रक्शन चल रही होगी जिस वक्त ये गलत फिगर इसमें ऐड हो गई होगी, और 102 की कॉस्ट इस दिन वजूद में आ गई जिसमें ये 6 पड़ा है। इससे पहले तो ये डेप्सिट हुआ ही नहीं था। फिर ये यहाँ से डेप्रिशिएट होते होते 30 जून 2023 तक 1 साल डेप्रिशिएट हो गया, तो 102 रुपया डेप्रिशिएट हो गया। यानी 102 बटा कितनी साल लाइफ थी? 8 है, कितनी थी? 12। ये डेप्शन होगी, कितनी बनती है? 8.5। जबकि हम कह रहे हैं इस 102 में 6 गलत ऐड हो गया, ये तो होना चाहिए था 96। 96 बटा 12 कितना बनता है? 8। तो कितना ज़्यादा चार्ज हो गया? तो यही हमने डायरेक्ट कर लिया बस। ये 6 महीने, ये बेटा इधर मार्च देखो, आपको ना जून खराब कर रहा है, जो आपके सवाल में आना भी है। बड़े ध्यान से ये लिख लिया करो, ये आपके साल इस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह मर्जी लिख लो। अब अगर एक गलती मार्च 2022 में हुई है तो मार्च 2022 ये 30 जून 22 से पहले था कि बाद में? अब ये वो एसेट में गलत फिगर ऐड हुई है जो एसेट कंप्लीट कब हुआ आके 30 जून 22 में, तो उस वक्त 6 महीने फिर शायद मार्च में कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, चल रहा होगा काम, एबनॉर्मल वेस्टेज उसमें ऐड हो गया, मार्च चली हुई, अप्रैल मई, फिर 30 जून पे आगे कंप्लीट हुआ 102 की कॉस्ट। ठीक है, सही है। चलो अच्छा, अगली बात। अब देखो जी, आगे भी कोई मसला है इस साल में, मसले ही मसले। अब ये मैं 24 यहां से हटा रहा हूं, मैंने सिर्फ 23 समझाया, ठीक है ना। अब 24 ऐसी अलग समझते हैं। ये लो, ये 23 की कहानी ये जरा डिफरेंट थी क्योंकि 23 हमारे हाथों से निकल चुका था, ये जर्नल एंट्रीज के अंदर इस तरह से आना था, ठीक है। अब हम क्या कर लें, अब हम कोई और मसला तो नहीं है? और यार उन्होंने एक और मसला भी तो कर दिया है, उन्होंने इधर ही रुकना ज़रा, उन्होंने करेक्ट किया है और चेंज कर दिया है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट मॉडल को फेयर वैल्यू। अब ये पॉलिसी चेंज भी तो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होना है। अभी रुको, ओरिजिनल में कुछ और भी आने दो। ये जनाब 23 ही चल रहा है। एरर करेक्ट हुआ, एरर करेक्टेड, ओके डन। अब एरर करेक्ट करने के बाद हमने पॉलिसी चेंज का इंपैक्ट लेकर आना है।
पॉलिसी चेंज 2023 में भी तो इसका इफेक्ट आना है कि नहीं आना, बोलो। अब हुआ क्या, हमने डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड की 23 में, अब सही वाली ले लेना क्योंकि आपने 0.5 की गलती सेट कर दी है। अब 8.5 की बजाय 8 ले सकते हैं ना। ये देखो मैंने ये पहले गलती सही कर ली ना, अब डेप्शन की गलती मैंने दुरुस्त कर ली है। अगर तो ये ना करते तो एक ही एडजस्टमेंट 8.5 से भी रिवर्स करते तो दोनों काम हो जाते। खैर छोड़ो, तरतीब से चलें, स्टेप बाय स्टेप चलें। असल में 24 वाले साल में तो मसला है नहीं, मसला ही यही था जो बच्चे से इसमें पकड़ा नहीं गया होगा। बड़ा बुरा रिजल्ट आया होना इसका। ये कौन सी अटेम्प्ट है? होय ऑटम, हाय ऑटम, ऑटम, आटा नहीं। खैर यार मैं देखना चाह रहा हूँ शायद मार्किंग स्कीम मेरे पास हो, एग्जामिनर कमेंट्स हो। अच्छा मार्किंग स्कीम के लिए ना प्लीज एग्जामिनर सवाल देख के इसमें शार्ट ही होना था। सुनो बेटा, इसके लिए ना एग्जामिनर कमेंट्स मेरे पास इस वक्त सामने नजर नहीं आया, मुझे आईक्यू की वेबसाइट से डाउनलोड करके इसका रिजल्ट देख लेना, बुरा ही होगा। अच्छा चलें जी, छोड़े कोई बात नहीं। अच्छा 2023 में पॉलिसी चेंज करना है। पॉलिसी चेंज का मतलब हमने पुराना मामला कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ था, तो इसमें कोई मसला नहीं है। देखो दो काम हो गए हमारे, ये करेक्शन पहले करने की वजह से दो काम हो गए। हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दुरुस्त होके 96 पे आ चुकी है और हमारी डेप्रीसिएशन दुरुस्त होके, बेटा छोड़ दें क्लास, हाँ बोलो बेटा, कोई पता नहीं है हमें, ये पता नहीं होता, ठीक है हाँ, जब तक काम नहीं होगा तब तक इधर ही है जी बच्चों। ये दो गलतियां सही होने से क्या हुआ, हमारा एसेट, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सही 96 पर आ गई है। दूसरी, हमारी डेप्रीसिएशन सही 8 पर आ गई है। कोई मसला? और बोलो। अब ये सही फिगर्स अगर मैं ना करता, उसने ना असल में एंट्रीज मांगी थी, तो प्रायर ईयर एरर करेक्शन करनी है, जरूरी है। फिर बाद में पॉलिसी चेंज आना है तो रिट्रोस्पेक्टिवली उसको अप्लाई करके लाना है। अब एंट्रीज ना मांगता ना, एक्सट्रैक्ट्स एक्सट्रोक्ट्स ये वो काम चल जाता, मैं कहता 8.5 से ही ये काम कर दो, पूरा उल्टा दो तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एंट्रीज मांगी थी, तो ये हमने क्या किया जी, हमने एरर करेक्ट किया। हो गया एरर करेक्ट, एरर करेक्शन हो गई, एरर करेक्शन हो गई। करना तो ये था रेक्टिफाइंग में, लेकिन चूंकि हम 24 में खड़े हैं तो 23 की एंट्री 24 में खड़े होकर करें तो पीएनएल को हिट नहीं कर सकते, रिटेन्ड अर्निंग को हिट कर दिया, बाकी तो कोई मसला नहीं। अब हमारा एसेट दुरुस्त हालत में आ चुका है, डेप्शन दुरुस्त हो चुकी है, पिछले साल की गलती दुरुस्त हो गई, लेकिन अब उसने नवा कट्टा खोल दिया, कह रहा है पॉलिसी चेंज अभी से की है। अब जिन्होंने पढ़ रखा है ये सेट, उनको पता है कि पॉलिसी चेंज तो अभी हो रहा है, लेकिन अप्लाई करना पड़ेगा इसको 23 में। भाई 22 में तो एसिड था ही नहीं ना। अच्छा 22 का मतलब समझो बेटा, 30 जून को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ध्यान से, मुझे सारे सवाल 30 जून वाले होते हैं ऑटम वाली अटेम्प्ट के अंदर। हाँ मुझे इसका मसला नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि 30 जून को ध्यान से देखा करो, ठीक है। अच्छा आप देखो, मेरा मतलब है 22 का मतलब क्या होगा, 30 जून 22, हालांकि वो शुरू 21 में हो रहा है। 23 का मतलब क्या होगा, 30 जून 23। 24 का मतलब, आप टैक्स तो पढ़ ही चुकी है मेजॉरिटी आप में से, तो टैक्स ईयर, ये टैक्स ईयर 23-24 भी है, लेकिन इसको टैक्स ईयर 24 कहते हैं खात्मे के एतबार से। तो खात्मे के एतबार से, खात्मा आपका अल्लाह नेक करे, तो खात्मे के एतबार से, खात्मा इस पे हो रहा है सवाल पे, खात्मे के एतबार से आपने ईयर बोल देना है, आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। अब 22 वाले साल में तो एसेट था ही नहीं, आपको नहीं सर था, भाई कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो ये नहीं था, इसका CWIP होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनी है तब से कहानी शुरू हुई है, और वो बनी है 1 जुलाई 22 या 30 जून 22, एक ही बात है। और ठीक है, ये जून में ये बड़ा मसला है ना, ईयर एंड क्लोजिंग भी 22 लिखा हुआ है, ओपनिंग भी 22 लिखा हुआ है, इससे परेशान होते हैं आप। हाँ भाई अहमद क्या मसला है बोलो, तब आगे चलेंगे। बेटा 1 मिनट में, तुम अहमद हो, जगह क्यों नहीं बदलते हो तुम, क्यों नहीं सीट बदलते, इधर आगे बुलाओ इसको, जगह दो, नाल होके बैठ हीटर दे। जी बेटा बोलो।
ये फॉर्मेट पे ही डालने की कोशिश कर रहा हूं कि 23 में असल में ये आपकी वो फॉर्मेट वाली एंट्रीज है। कौन सा ये यार, वो आप कोशिश कर लेना, मैंने इस IS 8 के फॉर्मेट पे डाला है इसको। IS 8 का फॉर्मेट यही था, 23 के साल में 23 की एंट्रीज करते थे ऐसे। लेकिन फिर मैंने अलग एक चीज सिखाई थी कि सवाल में जर्नल एंट्रीज मांगे, जो कि उसने मांग ली इस अटेम्प्ट में, जर्नल फिर भी मांग सकता है, जर्नल एंट्रीज अगर मांगे तो फिर इस साल में अगर पिछले साल की एरर सही करनी है तो इस साल खड़े होकर आप रिटेन अर्निंग्स को हिट करोगे, ठीक है, जर्नल एंट्रीज के अंदर। लेकिन अगर यही आप कोई भी और चीज बनाने लगो तो उसका रूल वही है, इसीलिए तो मैंने वो तरतीब रखी है, ये पहले रखा है छुपा कर, ऐसे ही करते थे, ऐसे ही करते थे, ठीक है। तो 23 के अंदर ही अभी काम चल रहा है, ठीक है। अब 23 के अंदर क्या करना है जी, पॉलिसी चेंज। ओल्ड पॉलिसी के तहत हमारा एसेट रिकॉर्ड हुआ है और अब बिल्कुल सही हो चुका है, कितने पर, 96 पर। तो एसेट तो 96 पे ही रहना है, उससे हमें मसला नहीं है। मसला अब किससे पड़ गया, एसेट डेप्रीशिएट होता रहा था, तो डेप्रीसिएशन को उल्टाना है और फेयर वैल्यू गेन या लॉस को रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन कितनी है, अभी तो आपको बताई, डेप्शन जो सही वाली डेप्शन कितनी है, 8 है, तो ये डेप्रीसिएशन भी आपने 2023 में उल्टानी है। मैं पॉलिसी चेंज को भी यहीं पे ला रहा हूँ ताकि आप अहमद भाई का फॉर्मेट सेम हो जाए, भावें साडा कड़ाका निकल जाए, ਇਹਦਾ फॉर्मेट वही रहना चाहिए। हम निकाल लेंगे अपना कड़ाका अहमद तुम्हारे लिए, नाले जान भी हाजिर है, टेंशन नहीं लेनी तुमने, घबराना नहीं, वो भी यही कहता सी है ना, घबराना नहीं है। तो सुनो जी सुनो, अब ये तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज हो गई। अब ये देखो दूसरा काम क्या करना है, पॉलिसी चेंज का इफेक्ट। अगर कोई भी और काम कर रहे हो तो ऐसे ही करते हैं, हमेशा ऐसे ही सीखा है। पॉलिसी चेंज के कई सवाल हमने किए, तो पॉलिसी चेंज के इफेक्ट में क्या करना है, उल्टा दो डेप्रीसिएशन को, मिटा दो अपनी हस्ती को, उल्टा दो डेप्रीसिएशन को 8.5 से या 8 से, 8.5 पर तो थी, ये करने से 8 पे आ चुकी है। अब यही वाली को उल्टा दो क्योंकि उसने एंट्रीज मांगी थी, और इसको उल्टाने के बाद बताओ ये कौन सा दिन है, वो कहता है जी ये 1 जुलाई 23 है। क्या हुआ है इस दिन, कहता है जी 1 जुलाई 23 पे इन्होंने एरर सही करते ही नवी शरारत कर दी है, फेयर वैल्यू मॉडल पे ले गए हैं। ओ नो, अब क्या करें फिर, अब डेप्शन तो रिवर्स हो गई, तो फेयर वैल्यू मॉडल 30 जून 2023 पर, यार ये तो 30 जून 2023 पर आना चाहिए, तो 1 जुलाई 23 पे कर रहा है पॉलिसी चेंज। क्या करना चाहिए फिर, फेयर वैल्यू, देखो मसला पता है क्या है, मसला ये है कि वो कह रहा है कि 108 पर उठाकर ले जाओ, क्योंकि हमने 1 जुलाई 23 पर वेयर हाउस की गलती को सही किया, जो मार्च में हुई थी, गलती तो अभी सही की, और उस करेक्ट करते ही, इमीडिएटली करेक्ट करते ही उन्होंने वेयर हाउस का सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू मॉडल पे कर दिया। पहले किस पे रखा हुआ था, पहले कॉस्ट पे रखा हुआ था, अभी तो फेयर वैल्यू पे किया है, ठीक है। अब वो कहता है ऑल PPE सब्सिक्वेंटली मेजर होते हैं कॉस्ट मॉडल पर, लेकिन जैसे ही आपका फेयर वैल्यू मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नजर आया तो ये तो फेयर वैल्यू पर ही ट्रांसफर इन लेगा। क्या ख्याल है, नहीं फेयर वैल्यू पे लाना। इस वक्त आपका प्लांट किस पे पड़ा है, कॉस्ट कितनी है, 96। ये डेप्रीसिएशन उल्टा दिया आपने, क्योंकि कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले ये डिफरेंट थे। अगर कॉस्ट पे है तो डेप्रीसिएशन है, फेयर वैल्यू मॉडल पे तो डेप्रीसिएशन नहीं है, इसीलिए डेप्रीसिएशन को उल्टा दिया, उलट गई डेप्शन। उसके बाद फेयर वैल्यू को रिकॉर्ड करो किस दिन, 1 जुलाई 23 पर, क्योंकि इसने ट्रांसफर इन किस पे लेना है, इसके अंदर फेयर वैल्यू मॉडल है ना, उन्होंने कह दिया फेयर मॉडल, ट्रांसफर इन किस पे लेगा ये, अच्छा ट्रांसफर इन नहीं है, पढ़ा ही इधर है, पढ़ाई किस पर है, पढ़ाई किस पर है, पढ़ाई किस पर है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो भाई अब ओल्ड पॉलिसी को भी इसी साल में सेट करना है, ठीक है, और 108 पर भी इसको उठाकर लाना पड़ेगा, किससे, 88 से, 88 से कितने पे था, 96 पे, नहीं जी। देखें जी अब बात पता है क्या है, अब 1 अप्रैल 24 पे भी गड़बड़ आ रही है,
अब ये गड़बड़, नई गड़बड़ क्या है कि यहाँ से इसने निकल के पीपीई में जाना है, ठीक है, ये गलती तो इसी साल की है, डन हो गया। अब पॉलिसी चेंज किस दिन हो रही है? 1 जुलाई 23 पे, लेकिन पॉलिसी चेंज का असर तो रिट्रोस्पेक्टिवली चलना है। तो अब असल कॉस्ट से 1 जुलाई 23 का मतलब 30 जून 23 नहीं होता? मुझे ये बताओ, बोलो, ये नहीं होता? 1 जुलाई 30 जून 23 कहें या 1 जुलाई 23 कहें, मसला तो सिर्फ जून वाले साल का। इसी साल को मैं चेंज करके जनवरी दिसंबर कर दूं, आपको आधे से ज़्यादा आसानी इसमें हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं सवाल ध्यान से करने हैं, ठीक है। अब पॉलिसी चेंज 24 में खड़े होकर किया है, लेकिन अप्लाई होगा 23 से, इसलिए 23 की डेप्शन हुई चार्ज रिवर्स कर दी। डन। अब 23 में डेप्शन तो हो गई रिवर्स, क्यों रिवर्स की जी? फेयर वैल्यू पे ले जाना है, तो ले जाओ फेयर वैल्यू पे। इसकी कॉस्ट कितनी है? क्या 102 है या सही 96 पे आ गया? अगर सही 96 पे आ गया है तो इसको सही 96 से उठाकर किस पे ले जाना है? 108 पे। बढ़ रहा है या कम हो रहा है? लेजर बनाने की जरूरत है, तो इन्वेस्टमेंट कहता है बना दो, अभी लेजर की गुंजाइश है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 100, दोनों चीजें बतानी है। 96 है, 98 कितना? 96, तो 108 माइनस 96 कितना बनता है? 12 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बढ़ा दो और फेयर वैल्यू गेन को क्रेडिट कर लो। मैं गेन लिख दूं, चलो फेयर वैल्यू गेन लिख दे, ठीक है। कितने से? 12 से। हाँ जी, जरा देख लो एक बार जी बेटा। 16 क्या बेटा? 16% समझ नहीं आई? मिल गई है, ओके। 16% से तो बुरा रिजल्ट इसमें कोई भी नहीं था, हमने जो इस दफा देखा है। हमने अभी क्या देखा है? एक मिनट, एनपीओ का कितना था? अच्छा, जो किधर है ये? नहीं, ये ओ, एक 11 भी है, वो कौन सा है? तो ऑटम 24 है ना, अभी तो ऑटम 25 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, ऑटम। अहमद पहले डरा हुआ है, तुम लोग मजीद ना डराओ यार। एक मिनट सवाल पूरा कर लें बस बेटा, ये सवाल पूरा करके ब्रेक मिलेगी। अच्छा जी, आप सुने मेरी बात सुने। आपका एसिड 108 पे आना है, ठीक है। जब आप अपने एसिड को 108 पे लाएंगे तो बेसिकली आपकी डेप्रिसिएशन के रिवर्स होने से एक असर पड़ा था जो वापस हो गया। आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 96 की खरीदी थी, 6 से उस गलती को सही किया तो वो 102 पे थी, 96 पे वापस आ गई, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने जो डेप्रिसिएशन थी वो भी रिवर्स कर दी। अब आपका एसिड कहाँ से उठ के 102 पे आ रहा है? मुझे तो लग रहा है 96 में से 8 रुपये माइनस है, 92 भी हुआ पड़ा है। देखो, चेक कर लो, मैं ब्रेक दे दूंगा, मसला नहीं है, कोई नहीं, टेंशन नहीं है, ये पूरा नहीं होता तो रिलैक्स होके करना है। लेकिन समझो बात को, समझो इस बात को, आपने इस एसिड को सही कर लिया, 102 से आ गया 96 पे, ठीक है। उसके बाद इसकी डेप्शन को सही कर लिया, डेप्शन कहाँ पे वापस आ गई? अब ये 8 रुपये भी तो इसमें से नेट हुए ही पड़े थे। ये बेसिकली क्या है? ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही तो थी। जब आपने इसको उल्टाया है तो चलो छोड़ो, खैर ठीक है, जाने दो। अच्छा चलो, अच्छा अब देखो भाई, ठीक है जाने दो। अब देखो, ये पॉलिसी चेंज का इम्पैक्ट है, जिसमें हम क्या किया करते हैं, जिसमें हम डेप्रिसिएशन को उल्टाते हैं और फेयर वैल्यू गेन को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन उसने मांगी हुई है जर्नल एंट्रीज। अगर हम अपना नोट कुछ इस तरह की चीज़ बना रहे होते तो ये हमारा 23 है, ये वाली एंट्री से हम अपना सवाल करते, 23 की गलती को 23 में सही करते। समझ आ रही है? लेकिन चूंकि उसने हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी थी तो ये वो अगला स्टेप है, ये अगला स्टेप है। यानी एंट्रीज हो गई,
उसके बाद अगर उसने जर्नल एंट्रीज मांगी हैं तो वो बाकी सवाल के लिए थी, ये जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, ये काम हो रहा है, ये सुने, आपको समझ आ गई थी पहलवान है। देखो भाई, अब इधर देखो, ये देखो, ये देखो, इसको उठा दो यार, इसको ना एक ऐसे करो ना, थोड़ा सा ही तो जाएगा ये उड़ता हुआ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्शन एक्सपेंस की बजाय रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया। आ जाओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट बैलेंस शीट आइटम है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन के लिए पीएनएल नहीं है मेरे पास, हम डोरेमोन नहीं है, तो ये जनाब अल्लाह अल्लाह करके 23 स्टैंडिंग इन 24 से जान छूट गई। असल में तो ये है, सारा ये सेट इससे हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब जर्नल एंट्रीज की बारी आती है तो ये जर्नल एंट्रीज 24 में खड़े होकर नहीं कर सकते। ये सारे काम करने के बाद एंड पे हमने जर्नल एंट्रीज की थी, एक दिन सारे सवाल कर ली, जहां जर्नल एंट्रीज आती थी मैं कहता पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, जहां पे नहीं थी वहां पे भी कर ली। फिर कि जब कभी सवाल में जर्नल एंट्रीज मांगेगा तो 24 में तो कॉपी पेस्ट का मतलब क्या है, 17 में कॉपी पेस्ट मतलब यही उठाओ यही करो, इसमें मसला नहीं। अभी 24 के अंदर जो मसले हैं ना वो कोई मसले नहीं है। 24 में भी डेप्शन ऐड हो चुकी है, मतलब रिकॉर्ड हो चुकी है, रिवर्स करेंगे। 24 में भी फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करेंगे, टेंशन नहीं है, लेकिन उसके अंदर सीधा सीधा काम चलेगा। मुसीबत तो इसी 23 की थी। ठीक है, 23-24 है ना, तो ये बोली जाना सही है। अब 24 की एंट्रियां मैं यहां करूं और उसके बाद फिर मैं वहां पे कॉपी पेस्ट करूं, उसकी बजाय मुझे अगर आप इजाजत दे दें तो मैं यहां डायरेक्ट कर लूं। तो अब आगे मैंने जर्नल एंट्रीज ऑफ 24 की हेडिंग दे देता हूं मैं, जर्नल एंट्रीज ऑफ 24 स्टैंडिंग इन 2024। ठीक है, लो जी, अब क्या करना बाकी है, ये क्या क्या देखना पड़ रहा है आंखों को हैं? तो बेटा ये ऐसे सवाल किस्मत से गड़े पड़ते हैं, और जब समझ नहीं आती है ना तो छोड़ के आगे जाना होता है ऐसे सवालों को। ठीक है, छोड़ा नहीं भी होगा किसी ने तो क्या किया होगा, एंट्रीज अपनी तरफ से की होंगी, मैक्सिमम ये किया होगा उन्होंने ऐसे ही कर दिया होगा। लेट्स से अहमद ने ऐसे ही सवाल कर दिया होगा, ऐसी वर्किंग करके, तो अहमद को इसका नंबर मिला होगा, इसका नंबर मिला होगा, इसका नंबर मिला होगा, इसका नंबर मिला होगा, और पीएनएल वाले इंपैक्ट्स जो हैं, ओहो मेरा भी एक नंबर कट गया, ठहरो, अच्छा नहीं सॉरी ये तो मैं देख ही हुई रहा हूँ, इसका नंबर इसका नंबर इसका नंबर कट गया होगा, कोई बात नहीं, फिर 24 वाली तो सही कर गया होगा। ठीक है, तो सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट इतना सही है कि 23 की गलती पीएनएल वाली रिटेन्ड अर्निंग को हिट करनी थी, दैट्स इट। वो इतना बड़ा मसला नहीं है, 5 नंबर फिर भी थे इसके। लेकिन आप जब 100% सही को सोचते हो ना तो क्लास में मुमकिन जनरल एंट्रीज। अच्छा ये सारी जनरल एंट्रीज 24 में खड़े होकर कर रहे हो, फॉर द ईयर एंडेड 24 एंट्रीज मांगी है, तो फॉर द ईयर एंडेड 24 ही एंट्रीज कर रहे हैं। 23 की गलती 24 में उसने सही की है, तो 24 के अंदर खड़े होकर सही करेंगे तो कहां से लाऊं पीएनएल? बैलेंस शीट में तो एज ऑन फिगर्स पड़ी हैं, बैलेंस शीट में तो एज ऑन फिगर पड़ी है, मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हिट करके सही कर लूंगा, मैं एसेट को हिट करके सही कर लूंगा, लेकिन पीएनएल कहां पड़ा हुआ, वो तो रिटेन्ड अर्निंग में पड़ा है, इसलिए उसकी सारी एंट्रीज कहां हुआ करती हैं, आईएस8 कहता है रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तभी तो रिटेन्ड अर्निंग 2 साल की भी बनाते थे अगर आईएस8 में, तो रीस्टेटेड पिछले के ऊपर लिखा होता था, मतलब उसी के ऊपर तो हिट पड़ी है। ठीक है, लेकिन जर्नल एंट्रीज नहीं कर सकते हम, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये मैंने बार बार कहता हूं कि डोरेमोन ही कर सकता होगा टाइम मशीन में जाके, हम तो वापस नहीं जा सकते। अच्छा जी, अब यार वेरी वेरी सिंपल काम शुरू हो गया है। अब इस साल में भी डेप्शन क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मॉडल चेंज कर लिया हुआ है, तो अब हमने इसको फेयर वैल्यू पर सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड करना था, लेकिन शूमाई किस्मत, 1 अप्रैल को नवा कट्टा खोल दिया उन्होंने कहा इसको निकालो पीपीई से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, और भेज दो पीपीई में। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या है यार कुछ छोड़ देते यार, इतना सा सवाल है यार, कुछ तो छोड़ देते, ट्रांसफर भी डाल दिया, उल्टा ट्रांसफर भी डाल दिया, कोई बात नहीं सीधा कर दें इसको। तो ट्रांसफर करना है तो अगेन इसको किस पे लाना पड़ेगा, फेयर वैल्यू पे। पीपीई में हमारी बला से पीपीई जाए भाड़ में, उसमें कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है तो ट्रांसफर इन हो या आउट हो किस पे होगी, तो फेयर वैल्यू पे लाओ, इसको लेके आओ, फेयर देख तो ले,
यकम अप्रैल पे फेयर वैल्यू कितनी है? 114। अब 114 पर उठाकर लाना है कहां से इसको? 108 पे तो हम ले आए हैं ना इसको, ठीक है। तो 108 से 114 पे कितना बढ़ा कम हुआ? बढ़ा कम हुआ? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 114 माइनस 100, आप पहले भी 108 लिख सकते हैं, जैसे यहां पर आप पहले भी 96 लिख सकते हैं ताकि आपको गड़बड़ेशन ना हो, ठीक है। लेकिन मैं तो जरा सीधा लिख जी 114 माइनस 100 कितना 6 से बढ़ा लो। अब बेशक फेयर वैल्यू गेन करना, पीएनएल बड़ा बड़ा करके लिखो। अब हम स्टैंडिंग इन 24 हैं, 24 के अंदर तो पीएनएल हमारे पास ही है, तो ये तो एंट्री सही की होनी है अहमद ने। अब इसमें गलती क्या की होनी है अहमद ने? बोला पता नहीं 108 से कहीं और किसी और चीज को उठा लिया उन्हें, बहरहाल यही हो सकता है। चलो ओके। ओहो मैंने नरेशन तो लिखे ही नहीं, सॉरी 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 सॉरी। सुन लो, करना तो आप नहीं है। ये करेक्टेड एबनॉर्मल वेस्टेज, रॉन्गली कैपिटलाइज्ड, फिर करेक्टेड इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन या रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन, जो भी लिख ले मर्जी है। फिर यहां पर ये क्या था? ये रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर ओल्ड पॉलिसी, रिकॉर्डिंग ऑफ फेयर वैल्यू गेन अंडर न्यू पॉलिसी, रिकॉर्डिंग ऑफ फेयर वैल्यू गेन ऑन ट्रांसफर टू पीपीई या ऑन ट्रांसफर टू पीपीई, कोई नहीं, अगली मिनट पीपीई के बारे में लिख देना। जो किया है वो बताना है बस, एक छोटी सी लाइन में, नरेशन इज नथिंग एल्स, ठीक है। अब मैं नहीं लिख रहा, मजा आ गया, ऐसे ही बोल दूंगा। नेक्स्ट क्या है जी? ट्रांसफर आउट करो, पीपीई डेबिट। अब किस पे आ गया ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इस वक्त? 114 पे उठाकर ले आए हो ना, तो 114 और ये, ठीक है जी। ट्रांसपोजिशन एरर जी, व्हाट टाइप ऑफ एरर इट इज? ट्रांसपोजिशन एरर। अच्छा लो जी, लेकिन इससे ट्रायल आउट हो, बैलेंस शीट ट्रायल आउट हो जाना था, क्योंकि क्रेडिट मैंने 114 लिखा था, डेबिट में 100, जिस रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर। अच्छा जी, ये जी आ गया 114। अब क्या करें? अब शरीफुन नफ्स पीपीई के पास ही आ गया, और पीपीई के लिए ये डीम्ड कॉस्ट है, तो अब इसको वो करेगा डेप्रीशिएट। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से, बड़े मान से, बड़े एहतमाम से आपने मुझे रिमेनिंग लाइफ निकाल कर देनी है एट डेट ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि उस दिन से ऑनवर्ड डेप्रीशिएट होना है। जब ये मरहूम आया था 12 साल लाइफ रखता था, अब फिर 30 जून ने आपको परेशान करना है। चलो कोई बात नहीं, जब ये आया था तो ये 1 साल इधर से 12 महीने ये आ गए, 1 साल इधर आ गया, और उसके बाद किस दिन ट्रांसफर हो रहा है? 1 अप्रैल। तो इस साल में कितने महीने गुजरे? ये 9 वाले ने मेरा दिल जीत लिया कसम से, क्योंकि जिन्होंने दिल में भी 3 सोचा है ना, मुझे पता है, वो उनकी शक्लें बता रही थी कि उन्होंने 3 बोलना है। अप्रैल के यकम अप्रैल मतलब 3 महीने इस साल में चल गया। वो जून वाला साल है, जून वाला साल है, तो यकम अप्रैल तक 9 महीने गुजर चुके हैं। ओके, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये तो आखिरी दिन ही सजता था। ओके खैर, तो आखिरी दिन के लिए मैंने जो मसले मसाइल वाली चीजें थी वो इकट्ठी करके रखी थी, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अलावा कुछ। ये वर्स्ट सिनेरियो है 8 नंबर का, लेकिन इसमें ये जो चीजें चल रही हैं ये चीजें नॉर्मल हैं, सिर्फ इसमें थोड़ा सा मसला आता है क्योंकि इसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस होती है इसकी। बल्कि आज तक पूछा ही नहीं था उसने इस तरह से जनरल एंट्रीज में, ये पहली बार ही पूछा, उसके बाद फिर भूल गया, फिर ना पूछ ले, इसलिए आपको बता के भेज रहा हूं। वैसे आपको बताया जाता है लेकिन इधर ज्यादा जोर दिया जाता है, पर पिपरी जब से आया है, अभी नहीं पिछली अटेम्प्ट में आया ना, उससे पीछे तक यहाँ ज्यादा जोर देता था। फिर पिछली अटेम्प्ट में भी पिपरी कराया था आखिरी क्लास में, और इस अटेम्प्ट में भी आखिरी क्लास ने संभाल लिया था कि अच्छी बात है, ये इसको ध्यान नहीं देंगे, और फिर जब इनके सामने पिपरी आएगा तो फिर इनको इंशाल्लाह याद रहेगा। ये इसलिए फिर मैंने लास्ट, उससे पहले चूंकि पिपरी वाला सवाल था नहीं, तो यहाँ पे बहुत जोर देता था। देखो मैंने इस बार 2-3 वे छोड़ भी दी थी, यार कर लेना, ठीक है, फिर ये कुछ करवा भी दी थी, ठीक है, कुछ छोड़ दी थी, यार कर लेना। इसके अंदर बहुत जोर देता था क्योंकि इसका डर होता था कि कहीं खुदा ना खास्ता एंट्रीज मांग ली तो क्या करेंगे, चवल मार देंगे। ये आदत पड़ी होती है सवाल करने की इस तरह से, इसी को एंट्रीज में लिख देंगे। तो बताया था ये आपकी रिक्वायरमेंट वाली जर्नल एंट्रीज नहीं होती, ये सवाल करने वाली जर्नल एंट्रीज होती है। लेकिन पिछले दफा पिपरी आ गया तो फिर उसको लास्ट डे कराया था इसी तरह से। अब इस बार वो लेक्चर पहले मैंने सोचा था दूंगा, फिर क्या नहीं, मजा खराब हो जाना है। ये ऐसी चीज़ है कि इनको आखिरी दिन बता के भेजनी है कि इसका ध्यान रखना, तो इसलिए मैंने वो लास्ट टाइम रिकॉर्डेड लेक्चर है इस सवाल को इसी तरह से करवाया हुआ है, मैंने वो स्किप कर दिया, आपको इसलिए खुद करवा दिया, ठीक है, ओके सही है ना, ताकि ये आपको याद रहे। तस्वीर बेटा इसकी तस्वीर,
इसकी क्या करनी है, ये कोई तस्वीर नहीं है, कोई नहीं तस्वीर। मैं इंशाल्लाह नियत कर, इसकी तस्वीर बना लो। एक मिनट। हाँ भाई, 1 साल और 9 महीने लंघ गए। 104, वही वाला मसला चल रहा है, ट्रांसपोजिशन एरर। जी बेटा जी, 12 साल जिंदगी थी टोटल, 1 साल गुजरा पूरा और 0.75, 9 महीने, 9/12 करो, गुजरा। अगला तो 1.75 गया तो 10 पॉइंट, लेकिन यहां से पूरे साल की डेप्शन आएगी। मैंने कहा था साढ़े सूढ़े ने साल की साढ़े सूढ़े ने साल की डेप्शन को साल का ही निकालना है। ईयर्स है ना, डिवाइड ईयर से करोगे तो ईयरली डेप्शन ही आएगी। यहां एटोमेटिकली 3 महीने की डेप्शन नहीं निकलानी, 3/12 करना मत भूलिएगा। ठीक है सलमान साहब? सलमान साहब मैं क्लास में हूँ। ओके जी, 3/12। सलमान साहब मजदूर आदमी हूँ, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। 2.78 डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड। मैं एक्यूमुलेशन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एंट्रीज मांगी थी, बैलेंस शीट बनानी थी, तो मैं ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पीपी ये भी लिख लेता ताकि आसानी रहती बैलेंस शीट को एडिट करने में। 2 पॉइंट। तो भाई देखो, ऐसी बात नहीं है, उसने ना आपको ना 7 एंट्रीज दी हैं और 8 नंबर दिए हैं, 1 नंबर उसने इजाफी दिया था बीच में। ठीक है, लो भाई इसकी पिक्चर लो, इसकी अलग ले लो। बल्कि मैं ऊपर वाले की बजाय ये करना चाह रहा हूं कि ये आप डायरेक्ट कर लेंगे, इसमें यूं लिखें, इसमें ना यूं। यार इकट्ठा जोड़ने से समझ कोई नहीं आनी, बाद में तुम लोगों को खुद ही। यार देख लो, मसला हो जाना है जी। ये ऐसे ही रखो यार प्लीज, जैसे ये ऊपर मैंने ओरिजिनल रॉन्ग किया, ये हमने नहीं, मतलब मुश्किल सवाल हो तो ऐसा करते हैं। ये नीचे रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं जो हमारी आईएएस 8 का सवाल बाकी का करने के लिए यूज होती थी, और इवन इन्हीं को ही यूज करके हम जनरल एंट्रीज करते थे। मैंने आज भी चेंज नहीं किया, इन्हीं को यूज करके जनरल एंट्रीज करवा रहा हूं मैं। अहमद खींच ले फोटो यार, सिर थल्ले कर दे यार, अहमद को जानते नहीं हो तुम यार। अहमद तुम्हारी तस्वीर भी, एक मिनट। अब ये इन्हीं जो सवाल जिस तरह से करते थे, ये सिर्फ माफी मांगी है आपसे कि यहां लिख के मैंने यहां लिखना है। आप कहो नहीं, हमें सानू नहीं पता। एक मिनट, आप वही वाली हमें तस्वीर दोबारा खिंचवाइएगा। हमें नहीं पता, हमें तो शक्ल भी वही चाहिए। वैसे ही मिन व अन, तो मैं आ गया इधर, ये लो। अब ये क्या है, ये 24 की एंट्रीज हैं, और 24 की एंट्रीज को हम करते होते थे कॉपी पेस्ट। ये आपका सवाल बिल्कुल उस फॉर्मेट पे है। अगर वो आपसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेन इक्विटी, नोट वगैरह मांगता तो ये एंट्रीज थी। अब ये इसको करो, ये आपका पुराना सवाल नहीं होता। ब्रेक देते हैं, अभी 5 पे चली गई ना बात। और 5 बजे तो सीए वालों को भी बुलाया है उनको आज इधर ही बैठो, पता लगे तुम्हें सीए है क्या। अच्छा, ये होता अगर जनरल एंट्रीज ना होती, लेकिन जनरल एंट्रीज भी इसी से ही बना करती थी। छेती तस्वीर खींच भाई, दिल्ली छेती तस्वीर खींच, ये ऐसे खींच। ठीक है, ये होना। अच्छा, इन्नियां तस्वीर खिंच ली ने हर फ्रेम ते इन्होंने, बाद इन्होंने नहीं लभनी कि केड़ी हैगी सी। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि ये एंट्रीज हमारी सारे सवाल को करवाती थी। इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ये एंट्रीज, बैलेंस शीट, ये एंट्रीज, चेन इक्विटी, ये एंट्रीज, नोट बनाना है, ये एंट्रीज, इवन जर्नल एंट्रीज करनी होती थी तो ये एंट्रीज। जिसमें करते क्या थे, 23, 22 एक जितने साल आते उनमें बैलेंस शीट आइटम्स पकड़ के बैलेंसिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में, और 24 को कॉपी पेस्ट। अब यही काम यहां पर हुआ है। जरा पहले देख लो कोशिश करके फोटो के लिए, फिर अलग खिंचवाता हूं उसको। ये सारे में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पकड़ा, अकोमोडेशन पकड़ा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पकड़ा, इन सबको लिखा। बैलेंसिंग हर एंट्री के अंदर क्या करते गए, रिटेन्ड अर्निंग्स। लेकिन इसको उठाकर क्या किया, कॉपी पेस्ट। इसमें पीएनएल बैलेंस शीट को नहीं छेड़ा। ठीक है, ये जनाब आपकी रिक्वायर्ड एंट्रीज आ गई। इसकी खींच लें आप फोटो, और इस सवाल के बाद तो ब्रेक बनती ही है। ठीक है, 5 बजे तक क्लास भी चली गई है, मुबारक हो। ठीक है, लेकिन ब्रेक जरूरी है, वरना IAS 23 का आसान सा सवाल या कोई 2-4 आसान कॉन्सेप्ट भी आपको इस वक्त लगेंगे बोझ है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।